हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आईसीडीआर रेगुलेशन के अमेंडमेंट्स, ठीक है। सेबी आईसीडीआर 2018। चलिए, मेनली जो अमेंडमेंट्स है आईसीडीआर में, दैट इज रिगार्डिंग राइट इशू, ठीक है। सारे रिलैक्सेशंस या थोड़े बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट्स करने थे लॉ में, वो अमेंडमेंट्स उन्होंने लाए हैं। तो सब राइट इशू में ही है, और एक अमेंडमेंट है जो प्रेफरेंशियल इशू का है, वो अपन लास्ट में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट है वो लिमिट का है कि राइट इशू के जो गाइडलाइंस हैं जो आईसीडीआर के अंदर हैं वो आप पे कब अप्लाई होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 10 करोड़ का लिमिट था कि आप लिस्टेड एंटिटी हो एंड आपका जो इशू का अमाउंट है वो 10 करोड़ और मोर जब होता है तब राइट इशू के गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होते हैं। बस ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले भी टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया गया था सर्कुलर के थ्रू, अब वो परमानेंटली रेगुलेशन को अमेंड करके ये परमानेंट रिलैक्सेशन दिया गया है और उसको 10 करोड़ को 50 करोड़ कर दिया गया है, 50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो दो जगह पे इसका मेंशन आता है, तो दो रेगुलेशन में वो चेंजेस किए गए हैं। पहला है रेगुलेशन 3, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर, ठीक है, उसमें वो चेंज किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर। और एक जो राइट इशू का ही रेगुलेशन है, रेफरेंस डेट के बारे में जो होता है रेगुलेशन 60, उसमें भी इस लिमिट का मेंशन होता है, तो उसमें भी चेंज किया गया है, ठीक है। तो बस लिमिट बदल दी गई है सर, और कुछ भी बदलाव नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्लॉज था राइट इशू बाय अ लिस्टेड इशूअर, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी में एक सब क्लॉज रहता है, राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू इज 10 करोड़ और मोर, ठीक है। बस उसको अब क्या कर दिया गया है, 50 करोड़ और मोर, ठीक है। फिर एक जो प्रोविजो उसी में होता है कि अगर आपका लिमिट से नीचे है, आप लिस्टेड एंटिटी हो पर आपका जो अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट है, वो जो लिमिट के नीचे है, तो भी एक मिनिमम कॉम्प्लायंस आपको अप्लाई होता है, ठीक है। तो वहां पे भी 10 करोड़ था कि अगर 10 करोड़ से कम है तो क्या होगा, तो अब वो 50 करोड़ से अगर कम है, आप लिस्टेड एंटिटी हो और आपका एग्रीगेट वैल्यू 50 करोड़ से कम का है राइट इशू का, तो भी आपको कम से कम, मतलब जो गाइडलाइन फॉलो करनी है वो दिया रहता है कि कम से कम लेटर ऑफ ऑफर तो आपको बना के बोर्ड को देना है, ताकि बोर्ड फिर अपनी वेबसाइट पे डाल पाए। तो लेटर ऑफ ऑफर के मिनिमम गाइडलाइंस आप पे अप्लाई होंगे। लेटर ऑफ ऑफर के अलावा जितने भी राइट इशू के गाइडलाइंस हैं वो अप्लाई नहीं होते अगर आपका जो अमाउंट है वो 50 करोड़ से कम है तो, ठीक है। तो ऐसा अप्लीकेबिलिटी था कि 50 का आप कट ऑफ होगा, 50 के नीचे हो तो सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर के गाइडलाइंस फॉलो करो और लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर दो, और अगर 50 के अबव है, 50 और मोर है, तो फिर पूरा जो राइट इशू का पूरा चैप्टर है इसके अंदर, आईसीडीआर के अंदर पूरा आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर यहां पे भी सेम जो रेफरेंस डेट का था उसमें लिमिट मेंशन थी, तो बस वो अमाउंट करस्पॉन्डिंगली सिमिलर वे में बदला गया है, ठीक है। 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ कर दिया गया है। तो मैं क्लॉज के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी फिर डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, कहीं से कहीं चले जाएंगे अपन। तो बस जो अमेंडमेंट है वही मैं बता रहा हूं, ये अज्यूम करके कि ये क्लॉज आपको पता है। अगर क्लॉज ही नहीं पता फिर आपको चीजें समझेंगी नहीं, एक्सपेक्ट करना भी नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं ये, पूरे लेक्चर्स नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट होता है छोटा सा, उसको अगर मैं पूरा एक्सप्लेन किया तो फिर 1-1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस डेट का क्लॉज आई होप आपने पढ़ा होगा। तो बस वहां पे भी लिमिट का रेफरेंस आता है जो कि 10 करोड़ है, अब वो 10 को बढ़ा के वहां पे भी 50 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले दो अमेंडमेंट्स अमाउंट की लिमिट का है कि अब राइट इशू के गाइडलाइंस उन्हीं पे अप्लाई होंगे जो लिस्टेड इशूअर हैं और जिनका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ राइट इशू इज 50 करोड़ और मोर, ठीक है। 10 को 50 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब राइट इशू का ही पढ़ रहे हैं ना, ध्यान देना, राइट इशू का ही पढ़ रहे हैं। फिर रेगुलेशन 61 आता है राइट इशू में, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक अ राइट इशू, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। अमेंडमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू क्लॉज ए एंड बी, ठीक है। क्लॉज ए एंड बी इज रिगार्डिंग डिपार्टमेंट, कि अगर आपकी कंपनी डिबार्ड है, इशूअर खुद डिबार्ड है, या आपके प्रमोटर्स डिबार्ड है, या प्रमोटर ग्रुप में कोई डिबार्ड है, या आपके डायरेक्टर्स में कोई डिबार्ड है, तो फिर आप राइट इशू नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट क्लॉज था, डायरेक्ट डिपार्टमेंट, आप खुद, इशूअर खुद या उसके प्रमोटर या डायरेक्टर्स अगर डिबार्ड है तो फिर आप राइट इशू नहीं ला सकते जब तक वो डिबार्ड है। फिर एक इनडायरेक्ट क्लॉज भी था कि अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर वो खुद डिबार्ड नहीं है
पर वो कोई और कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर हैं, आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के भी प्रमोटर या डायरेक्टर है, मतलब कॉमन प्रमोटर या कॉमन डायरेक्टर्स हैं, और आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कोई और इश्यूअर, कोई और कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर है और वो कंपनी डिबार्ड है, या उस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर अगर डिबार्ड है तो इनडायरेक्ट, क्योंकि कॉमन चेन है, आपके प्रमोटर डायरेक्टर कोई और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जहां डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, तो भी आप राइट इशू नहीं कर पाओगे। तो ए क्लॉज जो था वो डायरेक्ट का था और बी क्लॉज जो है वो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट का था, तो दोनों क्लॉज डिपार्टमेंट के बारे में थे। अब डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, फिर वो एक्सप्लेनेशन में समझाया गया था कि अगर पास में आप डिपार्ट थे, फिर आपका पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट अब खत्म हो गया है और इशू करते वक्त अभी आप डिपार्ट हो ही नहीं, तो फिर डिपार्टमेंट का क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा। डिपार्टमेंट का क्लॉज कब अप्लाई होता है, जब आप अभी डिपार्टमेंट में हो, पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट अभी चल रहा है, तो ये क्लॉज में आप आते हो। अगर आप पास में डिपार्ट थे, आप पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व कर चुके हो, अब आपका कोई डिपार्टमेंट चल नहीं रहा, तो आप एलिजिबल हो। तो पास डिपार्टमेंट की बात नहीं चल रही है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट की बात चल रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, बस रेफरेंस देते वक्त वर्डिंग्स जो यूज की गई है उसको बदला गया है। पहले ए और बी जो क्लॉज थे जो डिपार्टमेंट के बारे में थे, अभी मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन कौन आता है, इशूअर खुद आता है, इशूअर के प्रमोटर्स, इशूअर के डायरेक्टर, या कोई और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो आपकी कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। पर रेफर देखो किसको किया, रेस्ट्रिक्शंस अंडर ए और बी अबव विल नॉट अप्लाई टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर, आर ऐड कर दो, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, मतलब ये जो डिपार्टमेंट का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें से प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर डाला गया, जबकि ए और बी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो बस उसी को रेक्टिफाई किया गया और उन्होंने वर्डिंग्स बदल दी, पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन देयर, मतलब लिस्ट दी नहीं कि जो भी जिस भी लोगों को या जिन भी एंटिटीज को आप रेफर कर रहे हो उन सब के लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट आप सर्व कर चुके हो, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप उसमें डिपार्टमेंट में नहीं आओगे क्योंकि आपका अभी डिपार्टमेंट चल ही नहीं रहा है। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि पास डिपार्टमेंट यहां कवर्ड नहीं है, प्रेजेंटली अगर आप डिपार्ट हो तो ही आप इसमें आते हो, ठीक है। तो बस वर्डिंग्स को देखो बदला गया है, ठीक है, पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन देयर इन ऐसा लिख दिया गया है। तो ये था रेगुलेशन 61 का अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं 62 जनरल कंडीशंस फॉर राइट इशू, ठीक है। इसमें देखो एक क्लॉज था, अमेंडमेंट क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ थोड़े क्लैरिटी के लिए, जो भी चीज़ें साइलेंट होती हैं या जो भी इंटरप्रिटेशन होता है या थोड़ा बहुत उसको अगर सपोर्ट करने के लिए कुछ लिखना होता है तो एक्सप्लेनेशन नॉर्मली ऐड किया जाता है। तो क्लॉज क्या है 62 का, इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फिनांस, ठीक है, फर्म अरेंजमेंट आपको करना है फिनांस का थ्रू वेरीफाइबल मीन्स, ठीक है, वेरीफाइबल होना चाहिए कि कहां से क्या अरेंजमेंट आपने किया है। वेग हवा में चीजें आप नहीं बता सकते कि हाँ मेरा कोई तो कंपनी या कोई तो बैंक के साथ अरेंजमेंट है, वेरीफाइबल होना चाहिए, आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपने कहां से फर्म अरेंजमेंट किया है, फर्म मतलब पक्का कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। टूवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फिनांस, जो आपका स्टेटेड मीन्स ऑफ फिनांस है, जो भी आप पूरा पैसा फिनांस करने वाले हो, फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी फंडेड, ठीक है। तो यहां पे फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का क्या मतलब है वो दिया गया है, कौन से प्रोजेक्ट का 75% फर्म अरेंजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मीन आपको करना है, तो वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लैरिफाई किया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, ये जो 75% का जो क्लॉज है, इसके लिए ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फिनांस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है, शेल मीन फिनांस फॉर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ओनली, ठीक है। तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है प्रोजेक्ट के अंदर, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा भी और खर्चे होते हैं जिसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हो, फिनांस में आप पढ़ते ही हो, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। तो यहां कहा जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट का 75 नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी है उसका 75 का भी फर्म अरेंजमेंट हो जाता है तो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पूरा नहीं, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा खर्चा, पूरा जो आपका एक्सपेंडिचर है वो नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% का अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हल्का सा क्लैरिफिकेशन उन्होंने डाला है थ्रू एक्सप्लेनेशन। सेम है विद इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर।
28 सितंबर से ये पूरे अमेंडमेंट्स हैं। अब राइट इशू में पहले आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता था, ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता था। तो वो था चैप्टर 3 का पार्ट 4, चैप्टर 3 जो राइट इशू का है उसका पार्ट 4 रहता था, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडियरीज एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर। और फिर वो प्रॉपर एक रेगुलेशन भी है 69 जिसके तहत कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा गया था, तो वो अब ओमिट कर दिया है। जो रेगुलेशन कहता था कि आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है वो ओमिट हो गया। इसका क्या मतलब है कि अब आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स कर दिया गया है। और हेडिंग को भी बदला गया है, एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है ये वर्ड्स को भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो चैप्टर जो पार्ट था उस पार्ट का भी नाम बदला गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज। एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो वर्ड थे वो भी डिलीट कर दिया गया है। और जो पूरा एक रेगुलेशन था 69 उसका जो सब रेगुलेशन 8 था, 69 में बहुत सारा पूरा आता है, उसका जो सब रेगुलेशन 8 था विच वॉज सेइंग कि आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है, वो क्लॉज, वो सब रेगुलेशन अब ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स एक ही पॉइंट से रिलेटेड है कि कॉम्प्लायंस ऑफिसर राइट इशू में अब अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है रेगुलेशन 74, ठीक है, अपन राइट इशू में ही है। इशुएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर के अंदर जो पार्ट 8 है, 7 है, उसके अंदर रेगुलेशन 74 का ये अमेंडमेंट है विच टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, कि अगर आपके पास राइट इशू करते वक्त, अगर आपके पास राइट इशू करते वक्त कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो आपको उनके लिए भी राइट इशू रिजर्व करना पड़ेगा। आज ये लोग डेट हैं, आज ये लोग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, आज ये डेट है, आज ये इक्विटी नहीं है, आज ये एलिजिबल नहीं है, पर ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, मतलब आगे चल के कंपल्सरीली ये इक्विटी में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो इनके लिए भी रिजर्व करो, क्योंकि ये भी तो इक्विटी ही है, कन्वर्टेबल्स भी इक्विटी माने जाते हैं, हाइब्रिड होते हैं तो इक्विटी माना जाता है उनको, हर लॉ में काफी जगह इक्विटी ही माना गया है। और लोग सोच के भी इक्विटी सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं कि चलो कुछ साल तक ये डेट रहेगा, आगे चल के इक्विटी ही मिलने वाला है। तो लॉ कहता है कि राइट इशू इनके लिए भी रिजर्व होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही लॉ है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है कि एक प्रोविजो ऐड किया गया है, क्लैरिफिकेशन डाला गया है कि क्या जो आप रिजर्व करने के लिए कह रहे हो, क्या उसमें हमको राइट एंटाइटलमेंट्स भी देने होंगे अभी, क्योंकि जो जो लोग राइट इशू में एलिजिबल होते हैं उनको राइट एंटाइटलमेंट्स भी आप देते हो कि वो राइट्स खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना चाहे तो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कि जिनके लिए रिजर्व किया गया है उनके राइट एंटाइटलमेंट्स का क्या है ये लॉ में कहीं लिखा नहीं है। तो वो प्रोविजो ऐड करके रिलैक्सेशन दिया गया है कि भैया आपको सिर्फ रिजर्व करना है, उनके राइट एंटाइटलमेंट्स अभी आपको नहीं देने, उनके राइट एंटाइटलमेंट्स आपको नहीं देने, आपको सिर्फ राइट इशू के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो उनके लिए रिजर्व करने हैं, और जब वो कन्वर्ट होंगे तब आपको बस उनको इक्विटी शेयर अलॉट करना है, ठीक है। अभी मतलब आपको राइट एंटाइटलमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ उनके लिए इक्विटी शेयर्स रिजर्व करके रखने हैं, ठीक है। तो प्रोविजो क्या ऐड किया है? प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट्स, जो भी एलिजिबल पर्संस हैं, इक्विटी शेयर्स हैं जो राइट इशू के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको राइट एंटाइटलमेंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट्स द इशूअर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द राइट एंटाइटलमेंट्स। तो ऐसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स वालों को राइट एंटाइटलमेंट्स अभी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही माइनर पॉइंट्स हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे, बता देता हूं। रेगुलेशन 78 कंडीशंस फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, कि जिनको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल पाया है, तो लॉ में ऐसा भी रूल था कि आप प्लेन पेपर पे भी लिख के हैंड रिटन भी अगर आप सबमिट करते हो तो भी हम एक्सेप्ट करके आपको इशू कर देंगे राइट इशू में, ठीक है। पर वो रिटन एप्लीकेशन में कितने कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या मिनिमम चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं था। तो मतलब आप प्लेन पेपर पे कुछ भी लिख के भेज दोगे तो हम एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, तो उसको बदला गया है, ठीक है। तो अब क्या है, बस उसमें लिख दिया गया है कि हम प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेंगे ओनली इफ, ठीक है, ध्यान दो, ओनली इफ ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जितनी डिटेल्स होती है ना
वो सारी डिटेल्स और वो सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो ही हम प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। यानी प्लेन पेपर पे भी उतने सारे कंटेंट्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स शैल एक्सेप्ट सच एप्लीकेशंस ओनली इफ all details required for making the application as per these regulations are specified in the plain application paper application। आए ख्याल में? तो कुछ भी लिख के भेज दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही था, कुछ लिखा ही नहीं था। क्या लिखा था देखो, पहले क्या लिखा था, shareholders who have not received the application form may make an application in writing on a plain paper along with the requisite application money। अरे उस प्लेन पेपर पे क्या लिखना है, कितना मिनिमम लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा था। तो प्रोसीजरली काफी दिक्कतें होती थी आइडेंटिफाई करने में कि यार ये कौन है, शेयर होल्डर है नहीं है, क्या है, कितनी होल्डिंग है, ये सब में बहुत टाइम और बहुत ज्यादा प्रोसीजरल कंप्लायंस था। तो अब उन्होंने लिख दिया है कि भैया जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म में चीजें होती हैं, जितना मिनिमम डिटेल्स होती हैं, वो सब आपको प्लेन पेपर पे भी लिखनी होगी। ठीक है, आप ढूंढो कहां से ढूंढते हो, क्योंकि इनको तो एप्लीकेशन फॉर्म मिला ही नहीं है। अरे भाई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिला, इसीलिए तो प्लेन पेपर पे दे रहे हैं ना। अब ये कैसे पता करेंगे कि क्या क्या मेन एप्लीकेशन में होता है, वो अब इन पे छोड़ दिया है। आप देखो कहां से ढूंढते हो, पर जो भी मेन एप्लीकेशन में होता है वो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब बर्डन सामने वाले पे शिफ्ट कर दिया है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल हर इशू में होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट देना होता है, कुछ एडवर्टीजमेंट में कुछ मिनिमम डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ठीक है, तो दो क्लॉज में अमेंडमेंट है। एक है क्लॉज सी। क्लॉज सी में बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है। ठीक है, क्लॉज सी काय के बारे में है कि जिनको भी राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं मिले, ये एडवर्टीजमेंट में भी देखो आपको बताना होता है कि भैया आपको अगर फॉर्म नहीं मिला है, अगर आपको कुछ एंटाइटलमेंट नहीं मिले हैं, तो आप प्लेन पेपर पे भी अप्लाई करके कर सकते हो। ये एडवर्टीजमेंट में भी बताना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स बट ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, वो है दे मे मेक एन एप्लीकेशन थ्रू द फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार, जो आप कंपनी का जो डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजेस और लीड मैनेजर। ये बस वर्ड्स ऐड किए गए कि फॉर्म अगर आपको पर्सनली 1-on-1 नहीं मिला है, कंपनी से डायरेक्टली फॉर्म नहीं मिला है, तो डायरेक्टली प्लेन पेपर पे मत आओ। वो फॉर्म आप जुगाड़ करो, कहां से, वो रजिस्ट्रार की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो, या वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या वो लीड मैनेजर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे भी नहीं मिल रहा तो प्लेन पेपर पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो और रास्ते दिए उन्होंने, और रास्ते दिए। ठीक है, दे मे मेक एन एप्लीकेशन थ्रू द फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार, यानी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आप लिस्टिंग करवाने वाले हो या ऑलरेडी आप लिस्टेड हो, राइट इशू ला रहे हो, और लीड मैनेजर, जो आपका लीड मैनेजर है, उनकी वेबसाइट पे भी ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो बस ये सेंटेंस उसमें ऐड किया गया है और कुछ चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, और फिर है कि एक सेंटेंस था कि आप नॉर्मली एप्लीकेशंस किसके थ्रू जाते हैं, कलेक्शन एजेंट, कलेक्शन सेंटर्स या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, जो कलेक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं। पर लॉ में आपको एक ऑप्शन देना पड़ता है कि भाई अगर आप डायरेक्टली कंपनी को भेजना चाहो तो भी आप भेज पाओ। तो वो एक स्टेटमेंट आपको एडवर्टीजमेंट में भी देना पड़ता था, सारी जनता को बताना पड़ता था कि आप एजेंट के भरोसे नहीं हो, आप डायरेक्ट कंपनी को भी भेज सकते हो। अ स्टेटमेंट दैट एप्लीकेशंस कैन बी directly sent by the shareholder through registered post together with the application money to the issuer's designated official at the address given in the advertisement। तो आपको एड्रेस देनी पड़ती थी कि आप ये एड्रेस पे डायरेक्टली भी भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब वो ओमिट कर दिया गया है, मतलब एडवर्टीजमेंट में अब ये स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये राइट अब नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं लोगे, आप कोई ना कोई कलेक्शन एजेंट के थ्रू ही फॉर्म एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में अब ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट के रूल्स में अमेंडमेंट है। ठीक है, इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन 84। आगे बढ़ते हैं सर। अब एक और अजीबोगरीब अमेंडमेंट है, सेक्शन रेगुलेशन 86 विच टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन अ राइट इशू। राइट इशू में भी देखो सेम क्लॉज था, मिनिमम 90% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगता है इवन इन द केस ऑफ राइट इशू। ठीक है, ध्यान दो, जो आपका
रेगुलेशन है 86, मिनिमम subscription to be received in the issue shall be at least 90% of the offer through the offer document. ठीक है, अब उसमें इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, प्रोविजो ऐड किया है, एक्सेप्शन मतलब दिया है, एक्सेप्शन काय के लिए होता है सर, नॉर्मली रिलैक्सेशन, कि मेन क्लॉज बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, उसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है, ठीक है, ध्यान दो, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया शेल नॉट बी एप्लीकेबल, रिलैक्सेशन हो गया ना कि 90% आप पे अप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा और कब होगा, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन्वॉल्व्स फिनांसिंग अदर देन फिनांसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका जो राइट इशू है, जो भी आप फंड रेज कर रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है, मतलब वो वर्किंग कैपिटल के लिए, कोई खर्चे के लिए या कोई वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टॉक के लिए है, बरोबर, इसके लिए आप ले रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी पर्पस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कुछ और पर्पस के लिए आप पैसा रेज कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड promoters and promoter group shall undertake to subscribe fully to their portion of right entitlements and do not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group. मतलब प्रमोटर को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उनके जितने भी प्रपोर्शनेट राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वो रिनाउंस करेंगे भी, अगर वो ट्रांसफर करेंगे भी, तो विद इन द प्रमोटर ग्रुप ही ट्रांसफर करेंगे, मतलब जितना भी प्रमोटर ग्रुप है वो पूरा का पूरा राइट इशू सब्सक्राइब करेगा जितना उनका है, देयर पोर्शन ऑफ रेंट राइट एंटाइटलमेंट्स, अगर मेरा 60% प्रमोटर होल्डिंग है तो जो राइट इशू है उसका भी 60% ही मैं लूंगा, देयर पोर्शन, तो ये देयर पोर्शन अगर आप पूरा सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो, अगर आप रिनाउंस करोगे भी तो विद इन द ग्रुप ही रिनाउंस करोगे, ऐसा अगर आप अंडरटेकिंग लिख के देते हो और आपका ऑब्जेक्ट अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये 90% का क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा, जितना भी फंड रेज होता है आप राइट इशू कर सकते हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आपको सिचुएशन पकड़नी है, पहली सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड प्रमोटर्स गिव एन अंडरटेकिंग दैट दे विल fully subscribe to their right entitlements and they will not renounce their rights except renunciation will be within the promoter group, ठीक है, सिंपल दो कंडीशंस डाली हैं और रिलैक्सेशन दे दिया है कि 90% आप पे फिर अप्लाई नहीं होगा इन दिस सिचुएशन इफ यू कंप्लाई बोथ द कंडीशंस, ठीक है, तो ये राइट इशू के मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमेंडमेंट है, ठीक है, आईपीओ एफपीओ में कुछ नहीं है, मिक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है लेकिन किसका, राइट इशू का है, ठीक है, राइट इशू में ऐसा क्लॉज डाला गया है, ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो ये था रेगुलेशन 86 मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ राइट इशू, आगे बढ़ते हैं, फिर है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसमें भी बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है, नॉर्मल आपको पता ही है 15 से 30 दिन, ठीक है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 डेज, राइट इशू का आपको पता ही होगा, रेगुलेशन 87, अब उसमें सिर्फ उन्होंने अपना जो इंटेंशन है वो डाल दिया है, पहले विड्रॉवल के लिए मतलब साइलेंट था, पर अब उन्होंने साफ साफ डाल दिया है, एंड नो विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट, इशू जब क्लोज हो गया उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जब तक वो चल रहा है, जब तक पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन चल रहा है उस दौरान आप भले विड्रॉ कर लो, लेकिन एक बार पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, इशू पूरा क्लोज हो गया है, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये इंटेंशन उन्होंने अब लिख दिया है, पहले कहीं लिखा नहीं था, साइलेंट पॉइंट था, अब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इशू क्लोज होने के बाद अब आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो माइनर सा अमेंडमेंट है, आगे बढ़ते हैं, फिर है अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, राइट इशू का ही है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ वर्डिंग्स उन्होंने डाल दिए हैं कि भाई नॉर्मल रूल क्या था सब रेगुलेशन 1 कि आप एक्सेस अलॉटमेंट नहीं दे सकते, जितना भी आप ऑफर कर रहे हो उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते, ये तो हर जगह नॉर्मल रूल है, ठीक है, इशूअर शेल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड थ्रू द लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है, अब उन्होंने एक्सेप्शन डाले हैं कि ओवर अलॉटमेंट आप कर सकते हो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द 74(1) and 2, और 74(1) and 2 क्या है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए बोला गया है ना कि आपको जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए भी रिजर्व करना पड़ेगा,
अब जितना आप ऑफर कर रहे हो, आप जो भी ऑफर कर रहे हो वो तो एग्जिस्टिंग इक्विटी के हिसाब से आप कर रहे हो ना, डेट के हिसाब से क्यों करोगे? ये तो लॉ आपसे कह रहा है इसलिए आपको देना पड़ रहा है। अगर लॉ साइलेंट होता तो आप देते क्या? नहीं देते। तो रिजर्वेशन के चक्कर में जो भी आप अलॉट करोगे, जो कि बाद में अलॉट करोगे, तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट से ऊपर का ही होता है, ठीक है? तो वो पहले अलाउड नहीं था, पहले कहीं लिखा ही नहीं था, तो कॉन्ट्राडिक्टरी था लॉ, क्योंकि यहां साइलेंट था तो कॉन्ट्राडिक्शन था। वहां आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन करो और बाद में इशू करो, अरे पर वो ऑफर डॉक्यूमेंट में तो कवर्ड ही नहीं था। यहां आप बोल रहे हो कि ऑफर डॉक्यूमेंट से ज्यादा इशू ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों क्लॉज कॉन्ट्राडिक्टरी थे, तो यहां एक्सेप्शन डालना जरूरी था, ठीक है? तो अब वहां पे एक्सेप्शन डाल दिया कि भैया जो हमने रिजर्वेशन के लिए कहा था वो यहां पे एक्सेप्शन है, उसके लिए आप अलॉट कर सकते हो, भले वो ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन है, ऑफर डॉक्यूमेंट से ज्यादा अलॉटमेंट हो रहा है तो भी चलता है, ठीक है? तो ये दो अलग अलग प्रोविजंस जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, वो कॉन्ट्राडिक्शन हटाने के लिए ये वर्डिंग्स ऐड किए गए हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 74 सबरेगेशन 1 एंड सबरेगेशन 2 विच इज डीलिंग विद रिजर्वेशन, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा। चलिए सर, फिर है फास्ट ट्रैक राइट इशू, ठीक है, 99, ये भी आपने पढ़ा होगा। फास्ट ट्रैक राइट इशू, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उसमें दो क्लॉज में अमेंडमेंट है। एक है पहला क्लॉज एच काय के बारे में है कि अगर आपके खिलाफ आपके जो भी डायरेक्टर प्रमोटर्स हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस इशू हुई है, या उनका प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रहा है, बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया है और अभी राइट इशू के वक्त वो पेंडिंग है, चल रहा है अभी भी, तो आप राइट इशू नहीं कर सकते। अगर आपके प्रमोटर या डायरेक्टर के खिलाफ शो कॉज नोटिस है या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते थे। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ चलते रहता है, बोर्ड के पेनल्टीज चलते रहते हैं, बोर्ड का जो सेबी एक्ट का जो प्रोसीजर है वो चलते रहता है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, कि राइट इशू से हमको मत रोको, फंडिंग लेने से मत रोको, ठीक है? तो वहां उन्होंने अभी देखो क्या क्लॉज डाला है, प्रोवाइडेड दैट नो शो कॉज नोटिस सेम एक्सक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है, मेन क्लॉज में ही पहले हटा दिया था, अब उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ डाल दिया है। ध्यान दो, ये मतलब एक्सेप्शन है कि ये सब अगर आपके खिलाफ चल भी रहा है तो भी आप राइट इशू ला सकते हो, ठीक है? इनके अलावा कोई शो कॉज नोटिस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन ये सब अलाउड है, ठीक है? ध्यान दो क्या अलाउड है। इन केसेस वेयर अगेंस्ट द इशुअर, कौन कौन पार्टीज है? ध्यान दो, इशुअर खुद और इट्स प्रमोटर और इट्स होल टाइम डायरेक्टर। नॉर्मली वर्ड क्या होता है? डायरेक्टर, तो उसमें सारे डायरेक्टर आ जाते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, पर यहां उन्होंने साफ साफ लिखा है होल टाइम डायरेक्टर ही, उनका ही यहां पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तीन ही लोग हैं, इशुअर, प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर। उनके अगेंस्ट क्या है? शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय द बोर्ड इन अ प्रोसीडिंग फॉर इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है? पेनल्टी इंपोज करने के लिए शो कॉज नोटिस दी गई है और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है, तो भी आप राइट इशू ला सकते हो। आए ख्याल में? ठीक है, तो वो लिखा हुआ है नेसेसरी, बस करना क्या है? राइट इशू ला सकते हो, सिर्फ करना क्या है? नेसेसरी डिस्क्लोजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्शंस अलोंग विद द पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इशू शैल बी मेड इन द लेटर ऑफ ऑफर। सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो। पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, राइट इशू ही नहीं ला सकते। अरे भाई, लोगों को सोचने दो कि ऐसी कंपनी जिसपे कोई प्रोसीडिंग चल रही है सेबी की, उनमें उनके राइट इशू में उनको सब्सक्राइब करना है कि नहीं? अरे शेयर होल्डर्स को सोचने दो, आप सीधे बैन क्यों कर रहे हो? तो पहले सीधे बैन था, अभी बैन नहीं है, अभी शेयर होल्डर्स पे बर्डन डाला गया है कि आप सोचो, हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वेदर यू वांट टू सब्सक्राइब टू द राइट इशू और नॉट, यू डिसाइड, ठीक है? तो अब अगर शो कॉज नोटिस है पेनल्टी का कोई डायरेक्टर, इशुअर या प्रमोटर के ऊपर, या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, तो भी चलता है। आप बस लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोज कर लो कि ऐसा कुछ चल रहा है और उसका पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या पेनल्टी या क्या एक्शन बोर्ड ले सकता है उस प्रोसीडिंग में, वो सब आपको सिर्फ बताना है, इंपैक्ट बताना है, ठीक है, इशुअर पे, तो भी आप राइट इशू ला सकते हो। चलिए सर आगे, फिर एक था क्लॉज एम, दैट इज देयर आर नो ऑडिट क्वालिफिकेशंस, ठीक है? ऑडिटर के कोई क्वालिफिकेशंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं होने चाहिए। जो भी फाइनेंशियल्स आप लेटर ऑफ ऑफर में बता रहे हो, जो भी 3 साल 5 साल जो भी आप बताते हो, उन सारे फाइनेंशियल्स में कहीं भी ऑडिट क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। तो ये भी बहुत स्ट्रिक्ट क्लॉज है कि अगर मेरे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दी है तो क्या मैं राइट इशू नहीं ला सकता? फास्ट ट्रैक राइट इशू नहीं ला सकता, ठीक है? फास्ट ट्रैक के बारे में बात हो रही है, ये दोनों क्लॉज फास्ट ट्रैक के लिए, ध्यान दो। फास्ट ट्रैक
राइट इशू पहले में नहीं ला सकता था, पर अब इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन दी है, ऑडिटर क्वालिफिकेशन कब देता है कि कोई ट्रीटमेंट है जो ऑडिटर एएस के हिसाब से चाहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहता है, आपने कोई और ट्रीटमेंट दे दी होगी, तो ट्रीटमेंट्स पे झगड़ा होता है कि ट्रीटमेंट कुछ और एज पर लॉ होनी चाहिए, आपने कुछ और ही दी है और उसके वजह से फाइनेंशियल्स अलग दिख रहे हैं जो ऑडिटर को पसंद नहीं है या ऑडिटर को मंजूर नहीं है क्योंकि वो सर्टिफाई कर रहा है उसको। तो अगर आप ऑडिटर जो भी कह रहा है वो अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लो तो फिर ऑडिटर क्यों क्वालिफाई करेगा? ऑडिटर क्यों क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि आप फाइनेंशियल्स को बदल नहीं रहे, वो ट्रीटमेंट्स नहीं दे रहे हो जो ऑडिटर कह रहा है। पर अगर आप वो मान जाओ, ऑडिटर जो कह रहा है वो ट्रीटमेंट्स दे दो, अमाउंट्स को उस हिसाब से चेंज कर लो, तो ऑडिटर क्वालिफिकेशंस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने तो सारे चेंजेस कर लिए। तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप फास्ट ट्रैक इशू कर सकते हो अगर आप रीस्टेटेड, नाम देखो, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अगर दो, एडजस्टिंग फॉर द इंपैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन, कि ऑडिटर जो भी क्वालिफिकेशंस दे रहा है, वो जो भी ट्रीटमेंट्स कह रहा है, वो आप इनकॉर्पोरेट कर लो और अपने फाइनेंशियल्स को रीस्टेट करो और लेटर ऑफ ऑफर में रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स अगर आप दे दो तो चल जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशंस वी विल अलाउ यू टू मेक अ फास्ट ट्रैक इशू। ठीक है, तो ध्यान दो। अब क्या क्लॉज है? फॉर ऑडिटर क्वालिफिकेशंस इफ एनी in respect of any of the financial years for which accounts are disclosed in the letter of offer, issuer shall provide the restated financial statement adjusting, ठीक है, एडजस्ट कर लो, जो ऑडिटर कह रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदल दो, जैसा ट्रीटमेंट बोल रहा है ऑडिटर वैसा कर लो फॉर द इंपैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशंस। अब कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव होती हैं, वो नंबर्स से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो उसका क्या करेंगे? वो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसको सिर्फ आप डिस्क्लोज कर दो। जहां आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नहीं है तो आप डिस्क्लोज कर दो। फर्दर दैट फॉर द क्वालिफिकेशंस वेयर इन द इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स कैन नॉट बी एसर्टेन, किसी का इंपैक्ट अगर आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली क्योंकि वो नंबर्स में डील नहीं करता, वो क्वालिटेटिव नेचर का है, द सेम शैल बी डिस्क्लोज्ड एप्रोप्रिएटली इन द लेटर ऑफ ऑफर। तो ऐसी बातें आप डिस्क्लोज कर लो तो भी चल जाएगा, तो भी हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक राइट इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो क्लॉज में अमेंडमेंट है, एक शो कॉज नोटिस से रिलेटेड अमेंडमेंट है और एक ऑडिट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। फास्ट ट्रैक राइट इशू में, फास्ट ट्रैक राइट इशू में ये अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए सर अब लास्ट पढ़ते हैं आईसीडीआर का लास्ट अमेंडमेंट। अब हमारा ये पूरा हो गया, अब ये राइट इशू हो गया, ये सारे रेगुलेशंस राइट इशू के ही थे। अब हम प्रेफरेंशियल इशू पढ़ रहे हैं, अब टॉपिक अलग है। ठीक है, टॉपिक क्या है? ऑप्शनल प्राइसिंग इन प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन 164B विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। ठीक है, ऑप्शनल दिया है और ये एक टेम्पररी क्लॉज है, ध्यान दो, हाँ टेम्पररी क्लॉज है, रिलैक्सेशन है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, 6 महीने में जो भी राइट प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है, 6 महीने में जो भी प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है उन्हीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक जो भी इश्यूज आएंगे, प्रेफरेंशियल इश्यूज जो भी आएंगे, उनको ये रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या है रिलैक्सेशन? ऑप्शनल प्राइसिंग का मतलब ही क्या है? रिलैक्सेशन है। नॉर्मल प्राइसिंग कहां दी है सर? 164 में, 164 165 में आप पढ़ते हो प्राइसिंग, तो इसमें आप पढ़ते हो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के लिए, कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो उसमें दो सिचुएशंस आती हैं कि आप जो लिस्टेड हो, आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो, आप लिस्टेड हो, और लिस्टिंग कितने समय से है, मोर देन 26 वीक्स है या लेस देन 26 वीक्स है, इसके हिसाब से दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो मोर देन 26 वीक्स में आप पढ़ते हो कि जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, 26 वीक्स की आप एक प्राइस लेते हो और एक लास्ट 2 वीक्स की लेते हो, उन दोनों में से जो भी हायर प्राइस होती है वो मिनिमम प्राइस होती है जो आपको प्रेफरेंशियल इशू में चार्ज करनी होती है। ठीक है, तो 26 हफ्ते की लेनी होती है। अब ये रिलैक्सेशन कब आया है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई अगर आप याद करोगे तो मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और अच्छे खासे समय तक 3-4-5 महीने तक वो काफी डाउन चल रहा था और फिर बाद में रिकवर किया और आज तो काफी आगे बढ़ गया है। तो ये उस समय का रिलैक्सेशन है, उस वक्त स्टॉक मार्केट काफी डाउन था। ठीक है, तो सिचुएशन क्या थी मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। तो सारे जो शेयर्स थे उनका ग्राफ कुछ ऐसा था, एकदम ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया था, इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। तो आप यहां हो, ठीक है, जुलाई से दिसंबर में आप यहां हो। अब पिछले 2 हफ्ते में तो आप यहीं थे, 2 वीक्स का जो था उसका एक लो प्राइस आएगा जो कि एक्चुअल अभी का प्राइस है, पर 26 हफ्ते का प्राइस तो कहीं यहां था, तो विच एवर इज हायर वो मिनिमम प्राइस होता है। तो 26 हफ्ते के क्लॉज की वजह से पास्ट में जो आपका एक हाई प्राइस चल रहा था जब मार्केट अप पे था तब का प्राइस आ रहा था। अब मुझे बताओ, अगर मैं एग्जांपल लूं कि यहां मेरा प्राइस 250 था, आज की डेट में मेरा प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते का भी अराउंड 80 ही है, तो मेरा हायर प्राइस आ रहा था 250। अब मुझे बताओ, कोई भी इंसान जिसका प्राइस 80 रुपए चल रहा है वो 250 रुपए में कैसे प्रेफरेंशियल इशू लेगा तुमसे? सोच के देखो। तो कोई फंड ही नहीं दे रहा था, प्रेफरेंशियल इशू हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से जो मिनिमम प्राइस आ रहा था वो 250 आ रहा था। अरे मेरा प्राइस 80 चल रहा है तो आई शुड बी अलाउड कि 80 या अराउंड 80 कुछ प्राइस हो तो लोग लेंगे। तो इसीलिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, इसीलिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब क्या करना है, ध्यान दो, ध्यान दो। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है, ध्यान दो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं अगर आपके, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इशू शैल बी डिटरमिन्ड एज पर रेगुलेशन 164, जो मेन रेगुलेशन है जहां पे सब लिखा हुआ है, और 164B एज ऑप्टेड फॉर, मतलब इशुअर सोचेगा कि उसको 164 लेना है या 164B लेना है, जो भी उसके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस, क्योंकि इससे कम आप चार्ज नहीं कर सकते, ये मिनिमम प्राइस है। और वो कौन सा प्राइस लेना है, क्योंकि एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो इन सारे क्लॉजेस में से जो भी हायर है वो मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है। तो पहला क्लॉज क्या है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग 12 वीक्स। तो 26 वीक्स के जगह पे अब आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 12 वीक्स का ले सकते हो, क्योंकि 12 वीक्स का थोड़ा हाल ही का है, बहुत 26 वीक मतलब बहुत पुराना हो जाता है। तो विद इन 12 वीक्स जो भी आपका चल रहा है, ठीक है, 12 वीक्स मतलब क्या, 3 महीने, 4 महीने, 4 वीक मतलब 1 महीना, तो विद इन 3 मंथ्स का जो प्राइस है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज सेम है, 2 वीक्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बस अमेंडमेंट क्या है, ऑप्शन में क्या मिला उनको, उनको मिला कि 26 हफ्ते की जगह पे 12 वीक्स आएगा। 12 वीक्स यानी एकदम 3 महीने का ही ड्यूरेशन दिया, लेटेस्ट प्राइस जो कि उसी रेंज में होनी चाहिए, तो वैसा ऑप्शन आपको दिया गया है, जो एक रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही अमेंडमेंट है, छोटे मोटे और पॉइंट से पढ़ लेते हैं कि लॉक इन लगेगा 3 इयर्स का, ठीक है, नॉर्मल प्रेफरेंशियल इशू में जो भी लेगा 3 इयर्स का लॉक इन लगेगा। और प्राइस, ये प्राइस का ऑप्शन किसको मिला है, जो भी प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है 1 जुलाई के बाद और अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद अब ये ऑप्शन नहीं है, टेम्पररी क्लॉज है ये। और फिर कि जो आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे, एक अप्रूवल में जितने भी आप प्रेफरेंशियल इशू लाओगे उसमें सेम प्राइसिंग लेनी पड़ेगी। मतलब एक अप्रूवल अगर मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू का मैं अप्रूवल ले रहा हूं, अब 500 के अंदर मैं अलग अलग प्राइसिंग नहीं रख सकता, एक में 164, एक में 164B, पार्टली नहीं चलता। एक जो भी आप अप्रूवल ले रहे हो उसमें या तो 164 के हिसाब से जाओ या तो 164B के हिसाब से जाओ, पार्टली ऑप्शन आप नहीं ले सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। ऑल द अलॉटमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द सेम शेयर होल्डर्स अप्रूवल शैल फॉलो द सेम प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो वो या तो 164 लो पूरे एक अप्रूवल के अंदर, एक अप्रूवल के अंदर सब डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही अप्रूवल के अंदर मल्टीपल प्राइसिंग्स आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल इशू, टेम्पररी है, 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आईसीडीआर का अमेंडमेंट, ठीक है, ऑल अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू आईसीडीआर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है एलओडीआर, ठीक है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट है रेगुलेशन 42 दैट डील्स विद रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स, ठीक है। अमेंडमेंट आया 5 अगस्त से, ठीक है, 5 अगस्त से अमेंडमेंट आया, बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है कि ये जो रेगुलेशन है 42,
ये इंटीमेशन से डील करता है कि आपको इंटीमेट करना है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट और इन सब इवेंट्स का जो भी रिकॉर्ड डेट है वो आपको बताना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्लॉज क्या था वो आपको फटाफट बता देता हूं। लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट द रिकॉर्ड डेट टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर इट इज लिस्टेड। जहां पे भी आप लिस्टेड हो आपको सारी बातें बतानी है, इनकी मतलब इंटीमेशन देनी है रिकॉर्ड डेट्स की, इन सारे इवेंट्स की। तो उसमें था डिविडेंड, राइट इशू, बोनस इशू, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और एनी अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बदले में जो आप शेयर्स इशू करते हो। फिर है शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ राइट्स अटैच टू डिबेंचर्स और एनी अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। और फिर था एक ई वाला पॉइंट था कॉर्पोरेट एक्शंस, कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो आपको बताने होते हैं, ठीक है। उसमें देखो क्या लिखा है, बस वो ई पॉइंट में अमेंडमेंट है तो ई पॉइंट में पूरा पढ़ रहा हूं, ठीक है। ई पॉइंट में क्या लिखा है, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर, डीमर्जर एंड बोनस शेयर्स, ठीक है, ध्यान दो। यहां फिर लिखा था वेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल, मतलब कहां कहां बताना है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो पहले प्रॉब्लम था, ऊपर आपने लिखा है, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि जहां पे भी आप लिस्टेड हो उनको आपको बताना है। फिर यहां लिखा था कि कॉर्पोरेट एक्शंस भी बताने हैं, उनका भी रिकॉर्ड डेट बताना है। और इसमें अलग से क्लॉज था वेयर द स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज में जहां पे आपके स्टॉक का डेरिवेटिव ट्रेड होता है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे आपके स्टॉक का डेरिवेटिव ट्रेड होता है, उन स्टॉक एक्सचेंज पे भी आपको बताना है। और वेयर द लिस्टेड एंटिटी स्टॉक फॉर्म पार्ट ऑफ एन इंडेक्स, अगर आप एक इंडेक्स का पार्ट हो, इंडेक्स आपको पता ही है, निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स होते हैं, फिर टॉप 100 स्टॉक्स, 200, 500, अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं। तो आपका स्टॉक अगर कोई इंडेक्स का पार्ट है और उस इंडेक्स पे अगर डेरिवेटिव होता है, समझ रहे हो, इनडायरेक्ट चेन है ये। पहला क्या है, ऊपर जो हेडिंग में लिखा था कि आप खुद ही लिस्टेड हो, आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, ये तो डायरेक्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड था कि आपके स्टॉक पे अगर कहीं डेरिवेटिव ट्रेड होता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको बताना है। और थर्ड है कि अगर आपका स्टॉक कोई इंडेक्स का पार्ट है और उस इंडेक्स पे अगर डेरिवेटिव डील होता है तो उन सारे स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है जहां पे उस इंडेक्स पे डेरिवेटिव में डीलिंग होती है, ठीक है, ऐसे था। तो ये जो दो नए स्पेशल पॉइंट्स थे, कौन से कि आपके स्टॉक का डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है या इंडेक्स का डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है जिसका आप एक पार्ट हो। तो पहले ये सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस पे ही अप्लाई होता था क्योंकि ई पॉइंट के अंदर लिखा था, ई पॉइंट के अंदर लिखा था, मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए ही वो अप्लाई होता था। अब सेबी चाहता है कि ये सारे पॉइंट्स के लिए हो, ए बी सी डी ई एफ, जितने भी ये पॉइंट्स हैं सारे इंटीमेशंस पे ये अप्लाई हो। तो उन्होंने क्या किया, कट पेस्ट कर दिया, पॉइंट ई से हटा के उसको यहां हेडिंग में डाल दिया। हेडिंग में डालने से क्या हो गया, अब वो सिर्फ पॉइंट ई पे अप्लाई नहीं होता, अब वो सारे पॉइंट्स पे अप्लाई होता है। तो बस पूरी लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ उसको ई पॉइंट से हटा के हेडिंग में डाल दिया। और इसका इफेक्ट क्या होगा, अब वो सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस पे अप्लाई नहीं होता है, अब वो सारे के सारे पॉइंट्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब अमेंडेड क्लॉज कैसे दिखता है वो आप पढ़ लो। लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट द रिकॉर्ड डेट फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स, लिस्ट काई की है, इवेंट्स की, इवेंट्स का आपको इंटीमेशन देना है। किसको किसको, अब ध्यान दो, ठीक है। टू, अब आपको नंबरिंग देते जानी है। टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज लिस्टेड, ये तो पहले भी था, ठीक है। और वेयर द स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस को भी बताना है। और थर्ड है और वेयर लिस्टेड एंटिटी स्टॉक फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑन विच डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल। तो ऐसे तीन जो स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे उन सबको आपको सारे इवेंट्स का इंटीमेशन अब देना होगा। तो पहले ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट था, ये जो मैंने नंबरिंग दे दी है अभी, 1 वाला तो पहले भी था, 2 और 3 अब वो ई पॉइंट से हटा के हेडिंग में डाल दिया है। तो अब ये जो एक्सचेंजेस हैं जहां पे आपके डेरिवेटिव डील होते हैं या आप इंडेक्स का पार्ट हो और उस इंडेक्स के डेरिवेटिव डील होते हैं, उन सबको भी सारे के सारे इवेंट्स का इंटीमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसका इफेक्ट है, ये अमेंडमेंट है। चलिए सर, ठीक है। तो ई पॉइंट अब क्या है, ई पॉइंट उतना ही है, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट एक्सेट्रा, वो पूरा
आगे का जो सेंटेंस है वो कट करके ऊपर डाल दिया है, ठीक है, और कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेशन 42, रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त 2020, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है रेगुलेशन 54, ठीक है। 54 मतलब ये आगे के जो अभी हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये है चैप्टर 5 ऑफ एलओडीआर, ठीक है। चैप्टर 5 ऑफ एलओडीआर जो कैसे डील करता है एनसीडी या एनसीआरपीएस। अगर आपने अपने एनसीडी लिस्ट करवाए हैं या आपने आपके एनसीआरपीएस अप्लाई लिस्ट करवाए हैं या बोथ, तो चैप्टर 5 आप पे अप्लाई होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, मतलब नॉर्मल इक्विटी वाले पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। चलो, तो एसेट कवर करके रेगुलेशन है, रेगुलेशन 54, इसमें अमेंडमेंट है 8 अक्टूबर से, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं, ध्यान दो। सब रेगुलेशन 1 को सब्सटीट्यूट किया गया है और कुछ वर्ड्स उसको बीच में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्लॉज है अपन पढ़ लेते हैं और क्या वर्ड्स ऐड हुए वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सब रेगुलेशन 1 सब्सटीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लिस्टेड एनसीडी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लिस्टेड एनसीडी द लिस्टेड एंटिटी शेल मेंटेन 100% एसेट कवर, ठीक है। 100% एसेट कवर आपको मेंटेन करना था, ये पहले भी था। यहां से वर्ड्स ऐड किए गए, ठीक है, यहां से, और एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और द ट्रस्ट डीड, ये वर्ड्स को ऐड किया गया है कि 100% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 100% का प्रिंसिपल अमाउंट का, कि जितना एनसीडी का प्रिंसिपल अमाउंट है कम से कम उतना आपका एसेट कवर होना चाहिए, सिक्योरिटी का एसेट कवर होना चाहिए। पर अगर सपोज ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट के लिए भी अगर सिक्योरिटी का कवर दिया होगा तो अच्छी बात है। अगर कोई बेनिफिशियल है, क्योंकि आप 100% से कम तो रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि रेगुलेशन में लिखा है, रेगुलेशन में ही 100% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, ट्रस्ट डीड है, इन सब में 100% से कम तो लिखा ही नहीं हो सकता। इसमें तो 100 से ज्यादा हो सकता है। सर 100 से ज्यादा कैसे होगा? अरे भाई प्रिंसिपल का 100%, इंटरेस्ट भी तो होता है ना, तो हो सकता है आपने इंटरेस्ट के लिए भी सिक्योरिटी क्रिएट की हो, इंटरेस्ट के लिए भी एसेट कवर दिया गया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए लिखा है और एसेट कवर जो आपने वादा किया है, तो ऑब्वियसली विच एवर इज हायर वाला पॉइंट अप्लाई होगा। अगर आपने कम लिखा भी होगा गलती से ऑफर डॉक्यूमेंट में या ट्रस्ट डीड में, तो 100% अप्लाई होगा ही होगा, बट अगर ज्यादा लिखा होगा तो ज्यादा अप्लाई होगा, जो भी मतलब फेवरेबल होगा होल्डर्स के लिए वो अप्लाई होगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर सपोज मैंने ऑफर डॉक्यूमेंट में 120% लिख दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका 120% में एसेट कवर क्रिएट करूंगा, पर यहां तो 100 ही लिखा हुआ था ना, समझ में आ रहा है? तो वो बेनिफिट होल्डर्स को मिल नहीं पा रहा था, आए ख्याल में? तो इसीलिए वर्ड्स ऐड किए गए, और एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है, सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल एट ऑल टाइम्स फॉर द एनसीडी, ठीक है। तो बस ये वर्ड्स को ऐड किया गया है ताकि कुछ फेवरेबल अगर होगा तो उसका फायदा मिल पाए। चलिए, तो ये था आपका सब रेगुलेशन 1। फिर जो सब रेगुलेशन 3 है उसी का, उसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। तो ये क्या क्लॉज था, पढ़ लेते हैं। द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 1 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड डेट। जाहिर सी बात है, हम सिक्योरिटी कवर पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी कवर, एसेट कवर, ये कहां होता है? सिक्योर्ड में ही होगा। अनसिक्योर्ड में आप एसेट कवर क्यों क्रिएट करोगे? आ रहा है ख्याल में? तो ये वैसे भी एक बेतुका पॉइंट था एक्चुअली, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कोई मतलब था भी नहीं कि अनसिक्योर्ड में एसेट कवर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये लिखने की भी क्या जरूरत है? अनसिक्योर्ड में कोई एसेट कवर क्रिएट करेगा भी क्यों? एसेट कवर किस में क्रिएट किया जाता है? सिक्योरिटी किस में क्रिएट की जाती है? जो सिक्योर्ड है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं था, इसका कोई वैसे भी प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं था, इसीलिए इसको ओमिट कर दिया है। सेंसलेस था कि भाई अनसिक्योर्ड डेट है तो आप क्रिएट मत करो, आप पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है।
तो अनसिक्योर्ड पे वैसे भी एसेट कवर अप्लाई होता नहीं है, ये बताने की जरूरत थी भी नहीं, तो वो हटा दिया, मीनिंगलेस था। ठीक है, तो बस ये वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं। अगर ये क्लॉज कहीं आप लिखते हो, कोई आंसर में आप लिखते हो, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें वर्ड्स ऐड हुए हैं, और एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड और द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है 56 रेगुलेशन। ठीक है, ये भी वही है, चैप्टर 5 का है, एनसीडी या एनसीआरपीएस वाला ही पॉइंट पढ़ रहे अपन। 10 अक्टूबर पे अमेंडमेंट हुआ है, और टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी, कि डिबेंचर ट्रस्टी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और इंटीमेशन देने हैं। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, कि डिबेंचर ट्रस्टी को क्या क्या इंटीमेशंस आपको देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स सेम है, अमेंडमेंट ही बता रहा हूं मैं सिर्फ। 3 चीजें इंटीमेट करनी पड़ती थी। पहला था रेटिंग में अगर रिवीजन आ रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसकी रेटिंग बदल रही है, कम हो रही है, अपग्रेड या डाउनग्रेड हो रही है, जो भी रिवीजन हो रहा है उसका इंटीमेशन ट्रस्टी को देना पड़ता है। ठीक है, कंपनी को ट्रस्टी को बताना होता है। ठीक है, सेकंड है डिफॉल्ट इन टाइमली रीपेमेंट, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में कहीं भी रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो डिफॉल्ट का इंटीमेशन देना पड़ता है। और फिर थर्ड था क्रिएशन ऑफ चार्ज, अगर आप चार्ज नहीं क्रिएट कर पाए, आपको चार्ज क्रिएट करना था पर आप नहीं क्रिएट कर पाए, ये जो इवेंट है इसका भी इंटीमेशन आपको देना होता है। तो 3 ही इवेंट्स थे। अब कहीं ये नहीं था कि अगर कोई कंडीशन है, कोई कोवेनेंट है, कोवेनेंट मतलब कंडीशन, कोई डीड में अगर आप बाद में अमेंडमेंट्स कर रहे हो, कोई चेंज कर रहे हो, कोई नया क्लॉज डाल रहे हो, तो वो इंटीमेट करने के लिए कहीं लिखा ही नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये अब उन्होंने डाल दिया है, 4th क्लॉज डाल दिया है, ऑल द कोवेनेंट्स यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल कोवेनेंट्स ऑफ द इशू इंक्लूडिंग साइड लेटर्स, एसिलरेटेड पेमेंट क्लॉज एक्सेट्रा। मतलब काफी बार क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही अमेंड किया जाता है, या काफी बार अलग से मेमोरेंडम्स अटैच किए जाते हैं, अमेंडमेंट अलग से अटैच किए जाते हैं, या काफी बार साइड लेटर्स होते हैं। साइड लेटर्स मतलब आउटसाइड द एग्रीमेंट आप कोई चीज एग्री कर रहे हो जहां पे एग्रीमेंट साइलेंट था, तो काफी बार जो एग्रीमेंट के साइलेंट पॉइंट्स होते हैं वहां क्या करना है उसके लिए अलग अलग तरीके मतलब एग्री किए जाते हैं, तो ये अलग अलग उसके नाम है। साइड लेटर्स, एसिलरेटेड पेमेंट क्लॉज, नाम से ही मतलब निकल जाता है। एसिलरेटेड पेमेंट क्लॉज कि आपको जल्दी पेमेंट करना है, जिसको आप प्री पेमेंट भी कहते हो। तो प्री पेमेंट क्लॉज अगर नहीं कवर्ड है, बाद में आप एग्री कर रहे हो कि प्री पेमेंट कैसे होगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्री पेमेंट में फिर इंटरेस्ट कम तो नहीं हो जाएगा, बरोबर। तो ये सारे टर्म्स हो सकता है बाद में ऐड करवाओ। तो सारे के सारे जो कोवेनेंट्स हैं उसमें अगर कोई भी बदलाव होता है या आप नए कोई कोवेनेंट्स ऐड करते हो तो वो सारे भी आपको इंटीमेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक 4th क्लॉज उसके अंदर ऐड हुआ है, ऑल कोवेनेंट्स ऑफ द इशू। चलिए सर, तो पहला ऐसे कोई क्लॉज नहीं था, 3 ही ऐसे क्लॉज थे। ठीक है, ऐसे पहले 3 ही क्लॉज थे, चौथा कोई क्लॉज था ही नहीं। अब वो ऐड किया गया है, ऑल कोवेनेंट्स ऑफ द इशू इंक्लूडिंग साइड लेटर्स, एसिलेटेड पेमेंट क्लॉजेस एक्सेट्रा, जो भी आप बाद में ऐड करोगे। फिर क्लॉज डी में चेंजेस हैं, ये था ऊपर का क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 1। ठीक है, पढ़ा होगा तो ही समझेगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नहीं समझेगा, टाइम वेस्ट मत करो। फिर एक क्लॉज डी, ठीक है, सब रेगुलेशन 1 में ही क्लॉज डी था कि क्या करना था, ध्यान दो, हाफ ईयरली सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है, कि वही ऊपर वाला ही अमेंडमेंट है, सेम है कि हाफ ईयरली सर्टिफिकेट लेना है कि 100% एसेट कवर आपने रखा है। अब सेम 100% और आगे जो लाइन ऐड की है यहां पे भी वही ऐड हुई है, सेम। ठीक है, हाफ ईयरली सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर, और सेम लाइन एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है, ये वर्ड्स को ऐड किया गया है, सेम including compliance with all the covenants in respect of listed entity by statutory auditor along with the half yearly financial results। तो हाफ ईयरली जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप भेजते हो उसके साथ साथ आपको हाफ ईयरली ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी भेजना है, ये लिख के कि 100% एसेट कवर मेंटेन था और सारे कोवेनेंट्स भी आपने इस दौरान कंप्लाई किए थे, कोई नॉन कंप्लायंस, कोई ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, इसका हाफ ईयरली सर्टिफिकेट देना होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया गया था कि किसको किसको ये हाफ ईयरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं देना है। पहले इसमें 3 लोग थे, ध्यान दो, प्रोवाइडेड दैट सबमिशन ऑफ सच हाफ ईयरली सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर नंबर 1 लिस्टेड एंटिटी इज अ बैंक, सीधे सीधे बैंक को हटा दिया गया था, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई,
सीधे एनबीएफसी को हटा दिया गया था। और थर्ड, बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नमेंट गारंटी। कोई अगर ऐसा बॉन्ड है जो डेट सिक्योरिटी है, जो बॉन्ड है और जो गवर्नमेंट की गारंटी से सिक्योर किया गया है, उनको भी ये सब देने की जरूरत नहीं थी। तो 3 लोग थे, 2 का एग्जम्पशन हटा दिया है, बैंक और एनबीएफसी को हटा दिया है। अब एक ही एग्जम्पशन है कि बॉन्ड अगर गवर्नमेंट की गारंटी से सिक्योर्ड है तो आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब नया क्लॉज ये है, प्रोवाइडेड दैट सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट गारंटी। मतलब बैंक और एनबीएफसी हटा दिया, बैंक और एनबीएफसी को अब एग्जम्पशन नहीं है, मतलब इनको भी हाफ ईयरली सर्टिफिकेट अब देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं क्लॉज डी में। एक है वो वर्ड सेम ऐड किए हैं एसेट कवर वाले, रेगुलेशन 54 वाले, और 2 लोगों को एग्जम्पशन दिए गए थे ये सर्टिफिकेट देने से, वो एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया गया है। एक ही एग्जम्पशन को कंटिन्यू किया गया है कि बॉन्ड्स अगर गवर्नमेंट गारंटी से सिक्योर्ड है तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है क्लॉज डी। तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका एलओडीआर। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आईएलडीएस। ध्यान दो, आईएलडीएस रेगुलेशन 2008, आईएलडीएस रेगुलेशन 2008, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आईएलडीएस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अब आप अमेंडमेंट पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट की गई है। काफी अमेंडमेंट्स इसमें वो वाले हैं जो कंपनीज एक्ट के बदलने की वजह से हैं, मतलब इनको अभी टाइम मिला है। कंपनीज एक्ट 2013 से बदल चुका है, इफेक्टिव फ्रॉम 2014। उनको अभी 2021 में टाइम मिला है, 2020 में टाइम मिला है कि वो रेफरेंसेस जो आते हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, काफी रेफरेंसेस अभी तक कंपनीज एक्ट 1956 के थे, और अब इनको टाइम मिल रहा है कि 1956 को हटा के करस्पॉन्डिंग जो भी सेक्शंस हैं 2013 के, उनका रेफरेंस डाला जाए। सोचो कितना लेट लतीफ काम हो गया ये, कि भाई 2014 में कंपनीज एक्ट पूरा आ गया था ऑलमोस्ट, तो आप उसी वक्त डाल दो ना, 4-5 साल लग गए आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में अच्छा खासा बदलाव हुआ है। कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब था नॉट लेस देन 50%, 50 लोगों से कम ही लोगों का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते थे। और अब कंपनीज एक्ट 2013 में आपको पता ही होगा कि लिमिट अब 200 है। 200 से ज्यादा अगर आप लोगों को इशू करते हो तो उसको पब्लिक ऑफर माना जाता है। अप टू 200 है तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है, बस कंपनीज एक्ट का जो बदलाव है वही डाला गया है। ध्यान दो, अब क्या डेफिनेशन है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एन ऑफर, ये वही है, पूरी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन डाली हुई है। मीन्स एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स of a company other than by way of public offer through private placement come offer come application which satisfies the conditions specified in section 42 of the Companies Act। और वहां आपको पता ही होगा कि रूल्स में क्या लिखा हुआ है, 200 पर्सन्स ये होता है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो पहले क्या था, लेस देन 50 पर्सन्स। तो बस यही मेजर अपडेट है, ये पूरा कंपनीज एक्ट का ही डेफिनेशन है प्राइवेट प्लेसमेंट का जो यहां पे डाला गया है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर है रेगुलेशन 15 ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के बारे में था कि ट्रस्ट डीड कौन से सेक्शंस के तहत बनता है, वो सब का था। तो उसमें देखो अभी भी पुराने रेफरेंसेस थे, 1956 का रेफरेंस था। ठीक है, तो अब वो अपडेट किया गया है। ध्यान दो, एवरी ट्रस्ट डीड शेल अमंग अदर मैटर्स एक्सेप्ट, ध्यान दो, एवरी डिवेंचर ट्रस्टी शेल एक्सेप्ट करना है उनको, ट्रस्ट डीड को एक्सेप्ट करना है, मतलब उनको पढ़ना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे पता है, मैं अवेयर हूं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। कल जाके मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं तो मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या लिखा है। तो आप ट्रस्टी हो, आपको ट्रस्ट डीड में हर चीज पता होना चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना है उसको, ताकि बाद में आप अपनी जिम्मेदारी से भाग ना पाओ। तो एवरी डिबेंचर ट्रस्टी शेल एक्सेप्ट द ट्रस्ट डीड्स विच शेल कंटेन, ठीक है, ऑल द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 71। ठीक है, 71 अप्लाई होता है इसमें, आपको पता ही होगा, ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो पुराना जो रेफरेंस था 117A उसको
चेंज कर दिया गया है। करस्पॉन्डिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है वो डाल दिया गया है, 71 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड SH12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। और फिर उसमें अब एक नया यहां से क्लॉज डाला है, ये क्लॉज नया इंसर्ट किया गया है कि ये जो डीड होगा उसको 2 पार्ट्स में आपको बांटना है। पहले ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, पहले ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि आपको इसको 2 पार्ट्स में डालना है। ठीक है, ध्यान दो। सच डीड शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट ए स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देनी है जो लगभग सारे इश्यूज में सेम होती है। मतलब आप कोई भी इशू करो, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन तो कॉमन होती है जो आपके बारे में होती है। आपका नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कब से रजिस्टर्ड हो, सेबी के पास जो भी है, सारा जो रजिस्ट्रेशन है, लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन है, वो कभी बदलती नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में आप दिखाओ, तो उसको पार्ट ए बना लो, स्टैट्यूटरी और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द डेट इशू। और फिर एक्चुअल जो इशू है जिसके तहत ये सब हो रहा है, जिसके तहत ये ट्रस्ट डीड क्रिएट हो रहा है, उसके स्पेसिफिक डिटेल आप पार्ट बी में दो। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली क्लासीफाई करो, एक स्टैंडर्ड में और एक स्पेसिफिक में। ठीक है, कंटेनिंग द स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर डेट इशू। अभी जो आप इशू कर रहे हो उस जिसका ट्रस्ट डीड है उसके पूरे डिटेल देने हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में बांटने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा अमेंडमेंट है रेगुलेशन 15 ट्रस्ट डीड। ठीक है, एक तो सेक्शन नंबर्स और वो शेड्यूल नंबर बदल दिया गया है, और दूसरा उसके 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पार्ट 1 अबाउट स्टैंडर्ड और स्टैट्यूटरी डिटेल्स, और सेकेंड है स्पेसिफिक टू दिस इशू। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर है रेगुलेशन 18 रिडम्पशन एंड रोल ओवर। बहुत ही माइनर सा अमेंडमेंट है कि रिडम्पशन एंड रोल ओवर आप कर सकते हो, रोल ओवर आप कर सकते हो। बस उसके लिए कंडीशन क्या थी कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच सिक्योरिटी, वो नहीं जो जिसकी सिक्योरिटी है, जिनका रोल ओवर आप करना चाहते हो, मतलब डेट सिक्योरिटीज वालों का, डेट होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास कराना होगा। ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। मीटिंग होल्ड करने के लिए आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो नोटिस पहले 21 डेज का देना होता था, बस वो 21 को अब 15 डेज कर दिया है। एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है कि भाई आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उन होल्डर्स का जिनका रोल ओवर आपको करना है, तो उनकी मीटिंग रखनी पड़ेगी, मीटिंग के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। तो नोटिस के लिए 15 डेज नोटिस आपको देनी है, मतलब 15 डेज पहले आपको उनको नोटिस देनी है, मीटिंग के 15 डेज पहले नोटिस देनी है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल था 21 डेज जो काफी जगह होता है, बस उसको 15 डेज अब कर दिया गया है। तो माइनर अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया ही क्लॉज ऐड किया गया है, रेगुलेशन 21B। रेगुलेशन 21B इंसर्ट किया गया है, नया क्लॉज है, पहले नहीं था। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी क्या बोलता है, क्या बोलता है कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, राइटिंग में अंडरटेकिंग देनी है। क्या अंडरटेकिंग देनी है इशुअर को? इशुअर को अंडरटेकिंग देनी है इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप ये करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल्फ इशू में आता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था शेल्फ इशू में जब आप मल्टीपल ट्रांचेस में इशू करते हो तो हर नए इशू में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको बताने होते हैं ओरिजिनल शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। दैट द एसेट्स ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड आर फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस। ठीक है, आपको अंडरटेकिंग देनी है कि एसेट्स जो भी है जिस पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उस पे कोई एनकम्बरेंस नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। ठीक है, और अगर एनकम्बरेंस है भी, अगर कोई चार्ज क्रिएटेड है भी, तो क्या अंडरटेक करना है? एंड इन केसेस वेयर द एसेट्स आर ऑलरेडी चार्ज टू सिक्योर अ डेट, ऑलरेडी किसी का फर्स्ट चार्ज उस पर ऑलरेडी है, तो आपको क्या अंडरटेकिंग देनी है? द परमिशन और कंसेंट टू क्रिएट अ सेकंड और पारी पासू चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ इशूअर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्लियर क्रिएटर। तो जिसके फेवर में अर्लियर यानी फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया गया है उनका अपने कंसेंट लेके आए हो कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर हम पारी पासू चार्ज करें, पारी पासू मतलब इक्वल फुटिंग, उसका फर्स्ट चार्ज है तो हमारा भी फर्स्ट चार्ज होगा, इक्वल फुटिंग पे अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप सेकंड यानी सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट कर रहे हो, सेकंड चार्ज क्रिएट कर रहे हो या पारी पासू इक्वल फुटिंग पे कर रहे हो, जो भी चार्ज क्रिएट कर रहे हो, अर्लियर क्रेडिटर का आप कंसेंट ले चुके हो, ऐसा अंडरटेकिंग आपको देना है। दोनों एक साथ नहीं आएगा। फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, आपको समझना है, दोनों में से एक ही अप्लाई होगा। अगर वो फ्री है तो बस अंडरटेकिंग देनी है कि ये फ्री फ्रॉम
एनकम्ब्रेंस है। अगर वो फ्री नहीं है, मतलब किसी और का चार्ज है, तो आपको अंडरटेकिंग देनी है कि वो पुराना जो क्रेडिटर है उससे आपने कंसेंट लिया हुआ है। आया समझ में? तो ये अंडरटेकिंग एक नया कंसेप्ट आया है रेगुलेशन 21B, ठीक है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, और ये आया है 8 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट है रेगुलेशन 26, ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशुअर, लीड मर्चेंट बैंकर एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें एक और पॉइंट ऐड हुआ है, क्लॉज 7। अच्छा क्लॉज है, ध्यान दो, इसका रेफरेंस डिबेंचर ट्रस्टी के गाइडलाइंस में भी आने वाला है। नया पॉइंट है एकदम। इशुअर शैल create a recovery expense fund in the manner as may be specified by board and inform the trustee about the same। इशुअर को एक रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना है। बहुत ही मजेदार क्लॉज है, बहुत ही मजेदार है। मतलब ऐसी चीजें इंडिया में ही होती है कि अगर इशुअर ने डिफॉल्ट किया तो डिबेंचर ट्रस्टी इशुअर के खिलाफ केस फाइल करेगा। फिर ट्रस्टी को केस फाइल करने के लिए लीगल एक्सपेंस लगेगा। वो लीगल एक्सपेंस भी इशुअर को देने हैं। सोच के देखो ये क्लॉज क्या कह रहा है आपसे, कि इशुअर को ही पैसे देने हैं ताकि ट्रस्टी आप पे केस कर पाए जब आप डिफॉल्ट करोगे। एग्जैक्टली यही मीनिंग है इसका। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब क्या करना है, इसका पूरा एक सर्कुलर आया हुआ है सेबी का, थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करूंगा इस पे, और ट्रस्टी के वक्त भी यही नाम आएगा तो मैं फिर से डिस्कशन नहीं करूंगा, अभी बता देता हूं। मतलब क्या करना है, देखो ध्यान दो, ये मैं हूं इशुअर, ठीक है, ये मैं हूं, वो वाला नहीं, ठीक है, इशुअर, और यहां पे है डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो अब ये रेगुलेशन क्या कहता है, इशुअर को जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, तो जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आपको एक फंड बनाना है, यानी आपको वो पैसे देने हैं, फंड बनाना है। और वो फंड है 0.01% ऑफ द इशू जो आपने इशू किया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लैक्स। ठीक है, तो ये सर्कुलर में लिखा हुआ है कि 0.01% इतना अमाउंट आपको अलग से एक रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना है। नाम में ही मीनिंग है, एक्सपेंस फंड की रिकवरी है। काय का एक्सपेंस? लीगल एक्सपेंस। जो भी डिबेंचर ट्रस्टी को लीगल एक्सपेंस इंकर करना पड़ता है जब भी इशुअर कोई डिफॉल्ट करता है, जब भी केस फाइल करना है फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसके लिए जो एक्सपेंस होता है, रिकवरी करने के लिए जो एक्सपेंस होता है, उसका फंड है। ठीक है, तो कायदे से ये तो ट्रस्टी या होल्डर्स को मिला के जमा करना चाहिए ना, ये भी इशुअर से ही लिया जा रहा है। सोच के देखो, यानी इमेजिन करके देखो कि ये क्लॉज कह क्या रहा है। ठीक है, तो इतना पैसा आप स्टॉक एक्सचेंज को दो और एक फंड बनाओ, फिर जब भी डिफॉल्ट होगा फिर ट्रस्टी जो है वो अप्लाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया हमको केस फाइल करना है, हमको इतने इतने पैसे होना, फिर वो एक्सेप्ट होगा और स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्ट जो भी लॉयर है या जो भी लीगल फी होगा वो सब डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज उस फंड में से पे होगा। और अगर कभी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं या कुछ पैसे बच गए तो क्या होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज वो इशुअर को रिफंड कर देगा। जब पूरा रिडम्पशन हो जाएगा, पूरा इशू का रिडम्पशन हो जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब रिडीम कर दिया, उसके बाद तो इस फंड की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो पैसा वापस इशुअर को रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है रिकवरी एक्सपेंस फंड का, जो इशुअर को क्रिएट करना है विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, और वो इन्फॉर्म करना है डिबेंचर ट्रस्टी को। ठीक है, तो ये पूरा एक नया ऑब्लिगेशन ऐड किया है। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन ऐड किया है। तो ये अमेंडमेंट्स हैं आपके आईएलडीएस। ठीक है, आईएलडीएस के अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, एक था प्राइवेट प्लेसमेंट, डेफिनेशन अपडेट की है, दूसरा था ट्रस्ट डीड में सेक्शन नंबर्स अपडेट किए हैं और उसको दो पार्ट्स में बांटने के लिए कहा गया है। फिर रोल ओवर का था, रोल ओवर में जो नोटिस देनी होती है उसका टाइम कट करके 21 डेज से 15 डेज कर दिया गया है। फिर एक नया क्लॉज डाला है अंडरटेकिंग देने के लिए, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस के बारे में, और एक था आपका ऑब्लिगेशन में एक रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाने का ऑब्लिगेशन इशुअर पे डाला गया है, और बनाने के बाद वो इन्फॉर्म करना है ट्रस्टी को कि हाँ ये फंड बन गया है और हमने इतना इतना अमाउंट का फंड बना दिया है एज पर द सर्कुलर। ठीक है, तो ये था आईएलडीएस। अब एक और अमेंडमेंट पढ़ते हैं,
डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस का अमेंडमेंट, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993। काफी सिमिलर अमेंडमेंट्स है, आईएलडीएस वाले कुछ अमेंडमेंट्स यहां पे भी आने वाले हैं करस्पॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रेगुलेशन 14, ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रस्टी, ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रस्टी, ठीक है, उसमें सब्सटीट्यूशन किया गया है, सेम है पूरा अमेंडमेंट, ठीक है, कि ट्रस्टी को ट्रस्ट डीड एक्सेप्ट करना है, सेम क्लॉज जो वहां लिखा था ये वही है, ठीक है, ध्यान दो, एवरी ट्रस्टी अमंग अदर थिंग्स एक्सेप्ट द ट्रस्ट डीड, उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी ड्यूटी है, सेम जो 19 यहाँ पे एक्चुअली मैंने चेंज कर दिया है, बरोबर, तो ये सेक्शन नंबर्स अपडेट हुए हैं और ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया है ये वो सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेम एज आईएलडीएस, सेम एज आईएलडीएस लिख देता हूं मैं, सेम है पूरा। आगे बढ़ते हैं, मेन अमेंडमेंट यही है, ध्यान दो, क्या, ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी अंडर रेगुलेशन 15, बहुत सारे ड्यूटीज हैं, पढ़ा होगा तो ही कुछ समझेगा, नहीं तो संभाल लेना, ठीक है, 8 अक्टूबर 2020। तो ड्यूटीज में क्या क्या है एक एक करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है क्लॉज एच, सब रेगुलेशन 1 जिसमें पूरी लिस्ट है ड्यूटीज की, उसमें क्लॉज एच सब्सटीट्यूट किया गया है, ठीक है, सब्सटीट्यूट किया गया है और उसमें सेम करस्पॉन्डिंग जो मैंने बताया वर्ड्स बस ऐड किए हैं, एंड रिकवरी एक्सपेंस फंड, मतलब क्या ड्यूटी थी और क्या ऐड हुआ है वो मैं बताता हूं। एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशंस रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने वादा किया है ऑफर डॉक्यूमेंट में, ट्रस्ट डीड में भी वादा किया होगा, हर जगह लिखा होगा, तो वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं ये चेक करना ट्रस्टी का काम है, कि एक्चुअली वो चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं, वो चार्ज रजिस्टर हुआ कि नहीं, ये सब इंप्लीमेंटेशन का जो काम है ये सब ट्रस्टी की ड्यूटी है, ठीक है। फिर डीआरआर बनाना पड़ता है एज पर द कंपनीज एक्ट, तो वो डीआरआर एक्चुअली क्रिएट हुआ कि नहीं, और अब जो नई जिम्मेदारी इशूअर पे डाली गई है कि उनको रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना है, वो भी ट्रस्टी को चेक करना है कि वो उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है, नहीं बनाया है तो बनवाना पड़ेगा फॉलो अप करके, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें एक्चुअली, एक है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, एक है क्रिएशन ऑफ डीआरआर और एक है क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, तीन ऐसे ड्यूटीज हैं। तो बस इसमें अमेंडमेंट क्या है, वर्ड्स ऐड किए गए हैं, एंड रिकवरी एक्सपेंस फंड, जो नई जिम्मेदारी डाली गई है वही ट्रस्टी की ड्यूटी में ऐड कर दी गई कि ट्रस्टी को ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ये चेक करना है कि ये फंड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है बाय द इशूअर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्लॉज टी, सब रेगुलेशन 1, सेम सब रेगुलेशन 1 में क्लॉज टी है वो वाला है। तो इसमें बोला गया है कि अगर आपके लिस्टेड डेट सिक्योर्ड है और सिक्योरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवेबल्स और बुक डेट्स, रिसीवेबल्स और बुक डेट्स यानी कि सन्ड्री डेटर्स या बिल रिसीवेबल्स, याद आ रहा है, रिसीवेबल्स बुक डेट्स का मतलब क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स। तो अगर आपकी डेट डेटर्स से सिक्योर की गई है, डेटर्स से सिक्योर की गई है का क्या मतलब है कि जब भी आप डिफॉल्ट करोगे डेटर्स से पैसा ट्रस्टी कलेक्ट करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट, मतलब डेटर्स डिफॉल्ट के बाद जैसे ही आपने मेरे डेट का डिफॉल्ट किया, आपके डेटर्स अब आपके नहीं है, वो अब मेरे एसेट हैं, मैं उनसे पैसा रिकवर करूंगा और अपने डेट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करूंगा, कुछ बच गया तो आपको दे दूंगा। अब जब भी बुक डेट्स को या रिसीवेबल्स को एज ए एसेट, एज अ चार्ज क्रिएट किया जाता है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि डेटर्स में आपको पता है आरडीडी बनती है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स होते हैं, पैसे डूबते रहते हैं, रिजर्व क्रिएट होती है, तो एक्चुअली कितना रिकवरेबल है उसका सर्टिफिकेट लगता है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये सर्टिफिकेट देने का पॉइंट है, ध्यान दो, ठीक है। क्या बदलाव हुआ है ये भी मैं बताऊंगा, पर अभी क्लॉज क्या है वो आपको समझना है। इन केस वेयर द लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आर सिक्योर्ड बाय रिसीवेबल्स और बुक डेट्स, इट शैल, ठीक है, इट शैल ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, दो बेसिस हैं, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे आपको क्या करना है, बस नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस करना है, ड्यू डिलिजेंस मतलब चेक करना है, सारी चीजें चेक करना है कि सब सही है कि नहीं, ठीक है। कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस एंड मॉनिटर द एसेट कवर, ठीक है, दो काम ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना है कि ड्यू डिलिजेंस करो, डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एसेट कवर को मॉनिटर करो कि वो अभी 100% और वो जो क्लॉज पड़ा था वैसा है कि नहीं है, ठीक है।
तो पहले क्या था, पहले क्वार्टरली बेसिस पे क्या था, आपको दो सर्टिफिकेट देने पड़ते थे। एक सर्टिफिकेट देना है डायरेक्टर या एमडी से सर्टिफाइंग द वैल्यू ऑफ द बुक डेट्स, और एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी सर्टिफिकेट लगता था सर्टिफाइंग द वैल्यू ऑफ बुक डेट्स। दो अलग अलग लोगों का सर्टिफिकेट लगता था अपॉन सेम थिंग, एक इंटरनल इंसान का जो डायरेक्टर या एमडी है और एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का, दोनों एक ही है कि सर्टिफिकेट लगता था सर्टिफाई करो कि कितनी वैल्यू है क्वार्टरली बेसिस पे। अब ये बंद हो गया है, ठीक है, क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ ड्यू डिलिजेंस का है कि आप ड्यू डिलिजेंस करो, चेक करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एसेट कवर को मॉनिटर करते रहो, सर्टिफिकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। फिर यहां ईयरली बेसिस पे, पहले ईयरली बेसिस पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का फिर से सर्टिफिकेट लगता था। देखो क्वार्टरली भी लगता था, ईयरली भी लगता था, ठीक है। अब यहां पे ईयरली को क्या कर दिया, हाफ ईयरली, ईयरली को क्या कर दिया, हाफ ईयरली, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हाफ ईयरली कर दिया है, मतलब साल में 2 बार अब आपको सर्टिफिकेट लेना है। मतलब क्वार्टरली से हटा दिया, क्वार्टरली से हटा दिया, अब उसको हाफ ईयरली में ला लिया है, ठीक है। ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर giving the value of the book dates or receivables including the compliance of the covenants of the offer document, information memorandum or trust deed as may be specified। तो हाफ ईयरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा। पहले क्या लगता था, क्वार्टरली भी लगता था, ईयरली भी लगता था, अब सिर्फ वो हाफ ईयरली लगेगा, सर्टिफाइंग द वैल्यू एंड सर्टिफाइंग द कंप्लायंस विद ऑल द कोवेनेंट्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। दो चीजों का सर्टिफिकेट अब हाफ ईयरली बेसिस पे आपको देना है, ये अमेंडमेंट है, ठीक है, आए ख्याल में। तो क्या है क्लॉज कि लिस्टेड डेट है अगर आपकी और वो सिक्योर्ड है थ्रू बुक डेट्स, तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस पे नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना है और मॉनिटर करना है एसेट कवर को। फिर हाफ ईयरली बेसिस पे सर्टिफिकेट लेना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफाइंग द वैल्यू ऑफ द बुक डेट्स एंड कंप्लायंस विद ऑल द कोवेनेंट्स इन द ऑफर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। चलिए सर, तो ये सिंपल हो गया। आगे तो ये पूरा सब रेगुलेशन 1 था। सब रेगुलेशन 1 में क्लॉज एच और क्लॉज टी था, उसमें अमेंडमेंट था। अब आते हैं सब रेगुलेशन 2 पे, ठीक है। सब रेगुलेशन 2 उसी में अपन ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी में ही है, ठीक है। अब क्या बोलता है, ध्यान दो, डिबेंचर ट्रस्टी शैल कॉल और कॉज टू बी कॉल्ड, इसको आप कंपेयर कर सकते हो ईजीएम से, जो कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कि आपको मीटिंग होल्ड करवानी पड़ती है। मेंबर्स अगर रिक्विजिशन कर रहे हैं, याद आ रहा है रिक्विजिशन वर्ड आपने वहां पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये भी रिक्विजिशन है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स या डेट होल्डर्स कोई टॉपिक पे मीटिंग करवाना चाहते हैं तो वो रिक्विजिशन कर सकते हैं ट्रस्टी को कि भाई ये टॉपिक पे हम चाहते हैं कि मीटिंग हो सबकी, तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी को रखवानी पड़ेगी। तो कितने होल्डर्स अप्लाई करेंगे तो ट्रस्टी मतलब विल बी अंडर ऑब्लिगेशन, तो वो यहां पे दिया हुआ है, ध्यान दो। Debenture trustee shall call or cause to be called by the body corporate a meeting of all the debenture holders, meeting of all the debenture holders on requisition, ठीक है, on requisition in writing signed by at least 1/10 of the debenture holders in value। आए ख्याल में, यहां पे भी एक प्रपोर्शन दिया रहेगा 1/10 बाय वैल्यू, 1/10 होल्डर्स बाय वैल्यू अगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, राइटिंग में देते हैं कि हम चाहते हैं कि इस डेट पे इस टॉपिक पे मीटिंग की जाए, तो डिबेंचर ट्रस्टी को वो होल्ड करवानी पड़ेगी, ठीक है। और ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच कंस्टिट्यूट्स अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर कुछ होता है, एग्रीमेंट में कुछ डिफॉल्ट के लिस्ट दिए हुए हैं, वो डिफॉल्ट हुआ है तो भी ट्रस्टी को मीटिंग करवानी पड़ेगी। भाई क्या एक्शन लेना है, क्या कंसेंट लेके फिर एक्शन लेना पड़ता है ट्रस्टी को। अब यहां पे अमेंडमेंट क्या है वो हमको पढ़ना है, तो ये वर्ड्स ऐड हुए हैं, वर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है। और ब्रीच ऑफ द कोवेनेंट्स, ठीक है, सेम ब्रीच ऑफ कोवेनेंट्स इंटीमेशन में भी मैंने बताया था, इंटीमेशन में भी कोवेनेंट्स का पॉइंट ऐड हुआ है। सिमिलरली यहां पे भी पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर ब्रीच हुआ है कोवेनेंट को तब भी ट्रस्टी को मीटिंग होल्ड करवानी पड़ेगी। अब ये कोवेनेंट मतलब क्या, वही जो स्पेसिफाइड है अंडर ऑफर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है, इनमें जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं उसको बोलते हैं कोवेनेंट्स। तो अगर उसका ब्रीच होता है, नॉन कॉम्प्लायंस होता है, तो भी ट्रस्टी को मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपलसरी है, इवेंट वाला भी कंपलसरी है, ब्रीच वाला भी कंपलसरी है। पहला वाला क्या है, वो ऑप्शनल है, वो रिक्वेजिशन पे आ रहा है, वो रिक्वेजिशन पे आ रहा है। तो 1/10 बाय वैल्यू अगर रिक्वेजिशन कर रहे हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी को मीटिंग होल्ड करवानी पड़ेगी। और अगर डिफॉल्ट होता है, कोई इवेंट होता है जो डिफॉल्ट माना जाएगा,
उसके बेसिस पे भी आपको ये करना है, मीटिंग करना है, और कोवेनेंट का ब्रीच होता है अगर, तो भी आपको मीटिंग रखवानी है, ठीक है। और विच इन द ओपिनियन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, या ट्रस्टी को लगता है कि नहीं ये ऐसा इवेंट हुआ है कि इससे अफेक्ट होता है इंटरेस्ट, और मीटिंग रखवा के सबको बताना जरूरी है, और क्या एक्शन लेना है ये उस मीटिंग में डिसाइड करना चाहिए। तो ऐसे अब 3 पॉइंट्स हैं। पहला है इवेंट, सेकंड है ब्रीच ऑफ कोवेनेंट्स, और थर्ड है ओपिनियन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ऐसा है कि उसको लगता है कि ये अफेक्ट करता है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग रखाई जाए और उनको बताया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या करना है, क्या सुटेबल एक्शन होगा इन दैट इवेंट, ठीक है। तो बस ये वर्ड्स ऐड हुए, ब्रीच वाला जो पूरा सेंटेंस है बस उतना एडिशन हुआ है, ये इतना ही अमेंडमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब लास्ट आगे बढ़ते हैं। यही ड्यूटीज में अब 2 सब रेगुलेशन और ऐड हुए हैं, सब रेगुलेशन 6 एंड 7 इंसर्टेड इफेक्ट फ्रॉम 8 अक्टूबर 2020, ठीक है। क्या 2 ड्यूटीज ऐड हुए हैं, सिमिलर हैं, देखो क्या है। बिफोर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर ट्रस्टी शेल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस। सर्टिफिकेट्स तो दे ही दे रहे हैं, डिक्लेरेशन भी हो रही है, अंडरटेकिंग भी ली जा रही है, पर इन सब से ट्रस्टी की ड्यूटी कम नहीं होती। भले आप इशूअर से अंडरटेकिंग ले रहे हो कि उस पर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है भी तो हमने कंसेंट ले लिया है, तो क्या इससे ट्रस्टी की जिम्मेदारी कम हो जाती है? क्या ट्रस्टी निश्चिंत बैठा रहेगा, वो चेक नहीं करेगा क्या? उसको भी चेक करना है। तो ये वही पॉइंट है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टी ऑल्सो टू वेरीफाई इंडिपेंडेंटली कि चार्ज किसी और का चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं है, और अगर है तो उनका कंसेंट लिया है कि नहीं, वो कंसेंट या एनओसी का लेटर चेक करे, ठीक है। तो ये ड्यूटी ट्रस्टी पे डाली गई है, ठीक है। बिफोर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर, ट्रस्टी शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस टू एंश्योर सच सिक्योरिटी इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। या तो फ्री है या फ्री नहीं है, तो कंसेंट लिया कि नहीं प्रायर क्रेडिटर से, वो आपको चेक करना है। और दैट इट हैज बीन ऑब्टेन नेसेसरी कंसेंट फ्रॉम द अदर चार्ज होल्डर इफ द सिक्योरिटी हैज एन एग्जिस्टिंग चार्ज इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो ये ड्यूटी में ऐड किया है, ये तो कनेक्टिंग पॉइंट ही है। अंडरटेकिंग का जो नया क्लॉज आया था जो हमने पढ़ा वही वाला है। एक और ड्यूटी डाली है, क्या डाला है? Subject to the approval of debenture holders and the conditions as may be specified by board, debenture trustee on behalf of holders may enter into inter-creditor agreement. अब ये आता है stressed asset में, आरबीआई की गाइडलाइंस जो है stressed assets की, उसमें ये क्लॉज आता है कि जब भी कोई कंपनी के या कोई बैंक के stressed assets हैं और अलग अलग उसके क्रेडिटर्स हैं, अब अलग अलग क्रेडिटर्स हैं तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या एक्शन लेना है? तो क्रेडिटर्स को आपस में एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करना है और उसके तहत डिसाइड करना है कि भाई क्या एक्शन लेना है, कैसे रिकवर करना है अपना पैसा, वो सब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करके डिसाइड करना है। तो यहां पे आप कौन हो? आप डेट वाले हो, आप भी तो क्रेडिटर ही हो। कंपनी के एंगल से अगर आप देखोगे तो डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं। तो बचपन से आप पढ़ते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो कि डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, याद आ रहा है कुछ? तो आप डिबेंचर होल्डर्स हो, आप भी क्रेडिटर ही हो। तो अगर यहां पे स्ट्रेस एसेट हुआ तो फिर क्या होगा? डिबेंचर होल्डर्स को जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे डिबेंचर ट्रस्टी एंटर करेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अप्रूवल लेना है, पूछना तो उनसे ही पड़ेगा ना कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में जाना है या नहीं जाना है, इंडिपेंडेंटली केस लड़ना है या मिल के केस लड़के रिकवर करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ the debenture holders and conditions as may be specified by board, trustee on behalf of holders may enter into the inter-creditor agreement provided under the framework specified by RBI, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट में कौन साइन करेगा, कौन एंटर करेगा एग्रीमेंट? डिबेंचर ट्रस्टी, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। बिना पूछे नहीं, मीटिंग रखवानी है, अप्रूवल लेना है और फिर इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट उनके बिहाफ पे साइन करना है, ठीक है। तो ये ड्यूटी ऐड की गई है। तो ये पूरा आपका अमेंडमेंट है इन द डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993, ठीक है। तो कुछ खास बहुत ज्यादा ऐसे अमेंडमेंट नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। अगर आपने ओरिजिनल रेगुलेशंस पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल रेगुलेशंस ही नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा रास्ता आपके लिए कठिन है, ठीक है। चलिए सर, तो ये था आपके अमेंडमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर सेबी एआईएफ रेगुलेशंस 2012 में। 2 ही अमेंडमेंट्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला अमेंडमेंट है रेगुलेशन 4 में, दैट डील्स विद
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने लंबी लिस्ट पढ़ी होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसमें क्लॉज जी था जिसमें सब्सटीट्यूशन हुआ है, और ये पूरा क्लॉज जी सब्सटीट्यूट होके अब क्या हुआ है ये हमको पढ़ना है। तो पहला जो क्लॉज था वो थोड़ा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या बोलता था कि एक जो मैनेजर है आपका, एआईएफ का जो मैनेजर होगा, उसकी एक की इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए जिसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। ठीक है, कौन से एरिया में? एडवाइजिंग, मैनेजिंग पूल्स ऑफ कैपिटल, और इन फंड एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इन बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर एसेट, यानी ब्रोकर वाला जो है बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग, यानी ब्रोकर इन द सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल एसेट्स, एंड हैज रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो एक्सपीरियंस के लिए तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है, बस लिखा है रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब वो सब्सटीट्यूट करके उन्होंने थोड़ा डिटेलिंग दी है कि एक्सपीरियंस में भी कैसे होगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी कैसे होगा। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूटेड क्लॉज क्या कहता है, जो कि सब्सटीट्यूट हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 19 अक्टूबर 2020। ठीक है, चलिए तो क्लॉज क्या कहता है, क्लॉज जी पढ़ रहे हैं हम रेगुलेशन 4 का ऑफ एएफ रेगुलेशन 2012। द की इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ मैनेजर ऑफ एआईएफ हैज नंबर 1 एडिक्वेट एक्सपीरियंस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब कि भाई आप देखो, आप अपॉइंट कर रहे हो, आप देखो, हम तो मिनिमम बताएंगे, आपको और ज्यादा लगता है तो आप ज्यादा भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, पर इससे कम नहीं चलेगा, इन्होंने मिनिमम बताया है। एडिक्वेट एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट, यानी कि मिनिमम एटलीस्ट 1 km की पर्सोनल, 1 की पर्सोनल, कम से कम एक इंसान आपकी टीम में ऐसा होना चाहिए। हैविंग नॉट लेस देन, यानी कि क्या है, मिनिमम, मतलब एआईएफ चाहे तो हायर प्रिस्क्राइब कर सकती है, 10 साल बोल सकती है, 15 साल बोल सकती है, लेकिन 5 साल से कम नहीं बोल सकती। कम से कम एक इंसान, एक की पर्सोनल होना चाहिए आपके टीम में, इन्वेस्टमेंट टीम में, जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड जो है, एडवाइजिंग, मैनेजिंग पूल्स ऑफ कैपिटल, फंड एसेट और वेल्थ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इन द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग। तो इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो पहले भी था। चेंज कहां हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, जिसमें पहले कुछ लिखा ही नहीं था, अब थोड़ी सी डिटेलिंग उन्होंने दी है कि एंड एटलीस्ट 1 की पर्सोनल। ठीक है, अब पढ़ के क्या लगेगा कि सर 1 की पर्सोनल एक्सपीरियंस बेसिस पे, 1 की पर्सोनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब 2 लोग रखने पड़ेंगे, 2 लोग ऐसे होने चाहिए। तो नीचे एक्सप्लेनेशन डाल के ये कहा गया है कि ये दोनों पर्सन सेम भी हो सकते हैं, एक ही पर्सन के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है 5 साल से ज्यादा, और एक के पास रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, चल जाएगा। हम नहीं चाहते कि 2 अलग अलग लोग हों, एक भी हो सकता है, पर दोनों क्लॉज फुलफिल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको दोनों नहीं मिल रहा है, एक ही इंसान के पास दोनों क्वालिटीज नहीं मिल रही है, तो आप अलग अलग रखो, एक एक्सपीरियंस के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 की पर्सोनल विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहां तक था पहले, अब डिटेलिंग चालू होती है, ये अमेंडमेंट है। ठीक है, ध्यान दो, कौन सी फील्ड में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, फिनांस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, पूरा ही दे दिया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग। थोड़ा अजीब है, बट जो है अब कुछ नहीं कर सकते, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑन दैट। ब्रॉड फील्ड्स दे दिए इन्होंने, फिनांस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट्स एंड बैंकिंग। ठीक है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल स्टेट से रिकॉग्नाइज हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी भी चलती है। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट, ये कहां किसके लिए लिखा गया है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के लिए, कि जो भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपने किया होगा, इट शुड बी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है। या फिर वो अब ये अलग सेंटेंस चालू होता है कि यहां से भाई, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी भी चल सकती है। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, और सीएफए चार्टर फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट, ये भी आपने सुना होगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यूएस की डिग्री है,
तो CFA चार्टर फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट और अदर क्वालिफिकेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये डिटेलिंग ऐड की है, ठीक है। तो डिटेलिंग क्या है कि भैया फील्ड दी है, कौन कौन से फील्ड में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और कौन से यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी भी चलती है, CFA चार्टर यानी CFA का भी कोर्स आपने किया है तो वो भी चलता है, ठीक है। तो ये डिटेलिंग इन्होंने ऐड की है और फिर क्लैरिफाई किया है कि क्या दो अलग अलग लोग रखने पड़ेंगे, क्या वो एक ही इंसान नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। एक ही इंसान के पास अगर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है तो ये क्लॉज फुलफिल हो गया है, ऐसा माना जाएगा। प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 and 2, subclause 1 and subclause 2 may also be fulfilled by same key personnel। एक ही इंसान दोनों क्लॉज फुलफिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो अलग अलग लोग रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल पर्सन भी दोनों क्वालिफाई करता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा अमेंडमेंट है, सिंपल सा छोटा सा अमेंडमेंट है। चलिए सर, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्लॉज नंबर जी, रेगुलेशन 4। अब आते हैं रेगुलेशन 20, जनरल ऑब्लिगेशंस। अब ये आपने पढ़ा होगा तो ही कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं भी तो खैर नया ही सब रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है, एग्जिस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है, एडिशन हुआ है उसमें, ठीक है। सब रेगुलेशन 6 इंसर्टेड, सब रेगुलेशन 6 इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 19 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो क्या बोलता है, जनरल ऑब्लिगेशन हम पढ़ रहे हैं। द मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब ब्रॉडली मैनेजर की जिम्मेदारी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। मैनेजर अपॉइंट क्यों होता है, मैनेजर अपॉइंट क्यों होता है, चलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो मैनेजर की जिम्मेदारी होगी, मैनेजर आंसरेबल होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, टू द इन्वेस्टर्स। तो ब्रॉड पहले जिम्मेदारी दे दी गई कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, ऑफ AIF। फिर दिया है कि अगर AIF ने कोई कमिटी बनाई थी, इन्वेस्टमेंट कमिटी बनाई थी, तो फिर कमिटी के मेंबर्स भी जिम्मेदार रहेंगे। तो ये सब अब थोड़ा आगे एक डायरेक्शन बदल रहा है, ध्यान दो कि मैनेजर एक कमिटी भी कंस्टिट्यूट कर सकता है, भले अकेले वो डिसीजन न लेना चाहे, क्योंकि डिसीजन इतने छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े डिसीजंस हैं, हो सकता है आपको और भी लोगों की ओपिनियंस लेनी पड़े, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़े। तो हो सकता है कि मैनेजर एक कमिटी बना दे, जो कि बहुत नॉर्मल है, कंपनीज में भी होता है, बोर्ड की कमिटीज बनती है, स्पेशलाइजेशन होता है बेसिकली कि भाई बोर्ड के पास हर चीज का नॉलेज तो नहीं होगा, तो एक छोटी सी सेपरेट टीम बना लो। तो बोर्ड कमिटीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, आपने भी सुना ही होगा, ऑडिट कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत सारी होती हैं, आपने सब पढ़ा होगा LODR में। तो यहां पे भी अलाउ किया है, ध्यान दो, प्रोवाइडेड दैट मैनेजर मे, ऑप्शनल है, मे कंस्टिट्यूट एन इन्वेस्टमेंट कमिटी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड to approve the decisions, investment decisions of AIF subject to the following, कि कमिटी बनाओ, लेकिन कमिटी बनाते वक्त ये 3 कंडीशंस आपको डालनी पड़ेगी, बिना ये कंडीशंस के आप कमिटी को काम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कमिटी बनाओगे, जिम्मेदारी दोगे, तो ये 3 कंडीशंस लगा के ही करनी है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिटी शैल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज द मैनेजर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शेयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम कोई पढ़े लिखे लोग हैं, हम बस अपनी ओपिनियन देंगे या हेल्प करेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितनी जिम्मेदारी मैनेजर की है एग्जैक्टली उतनी जिम्मेदारी मेंबर्स की भी होगी, दे हैव टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आए ख्याल में? तो ये है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैनेजर निकल जाएगा, चलो मैंने तो कमिटी बना ली, वो सब देखेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मैनेजर की भी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मेंबर्स की भी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी रहेगी, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो मेंबर्स शैल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज द मैनेजर फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ AIF। सेकेंड कंडीशन, मैनेजर एंड मेंबर्स shall jointly and severally ensure that the investments of AIF are in compliance with the provisions of this regulation, ठीक है। compliance of law ये भी इनकी जिम्मेदारी है। तो मेंबर्स और मैनेजर दोनों को jointly and severally, ये तो वर्ड्स आपने बहुत बार सुने ही होंगे, इंडिविजुअली भी उनको इंश्योर करना है और ये उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ये देखें कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं,
वो इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन जो इस रेगुलेशन में दी है वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो है द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम एग्रीमेंट मेड विद द इन्वेस्टर और एनी अदर फंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर एप्लीकेबल लॉ। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जहां भी जो भी कंडीशंस हैं वो मैनेजर और मेंबर्स दोनों की जिम्मेदारी है जॉइंटली एंड सेवरली कि इंश्योर करना कि वो सारी फुलफिल हो, कोई भी वायोलेशन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज एक्सटर्नल मेंबर्स। अब ध्यान दो, एक्सटर्नल मेंबर्स क्यों लिखा गया है कि आप एक स्कीम ला रहे हो, आपने उसका प्लेसमेंट मेमोरेंडम डाल दिया, तो आपने कुछ तो एक टीम का नाम दे दिया होगा। जब आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देते हो, प्लेसमेंट मेमोरेंडम देते हो या जब भी पैसा रेस करते हो तो आप बताओगे नहीं क्या कि मैनेजर कौन है या कमिटी बनाई हुई है तो कमिटी के मेंबर्स कौन है, तो आपने कुछ तो बता दिया है। अब अगर बाद में आपको चेंज करना है, बाद में आपको कुछ मेंबर्स को ऐड करना है, तो ये पॉइंट उसके लिए है कि एक टीम, एक लिस्ट आपने बता दी है, अब उसमें कुछ ऐड करना है बाद में, तो ये क्लॉज अप्लाई होता है, ठीक है। इस रेफरेंस में इसको पढ़ना है, इसीलिए नाम लिखा गया है एक्सटर्नल मेंबर्स, मतलब जिनका नाम अभी तक नहीं दिया गया है, नहीं बताया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, पर उनको भी कमिटी का मेंबर बनाना है। तो क्या होगा, तो कैसे करना होगा, उसके लिए कंडीशन दी है। एक्सटर्नल मेंबर हुज नेम आर नॉट डिस्क्लोज्ड, लिखा हुआ है हुज नेम्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड, इसीलिए उनको नाम दिया गया एक्सटर्नल मेंबर। आ रहा है को समझ में? एक्सटर्नल वर्ड क्यों है? क्योंकि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं है। नॉट डिस्क्लोज इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम और एग्रीमेंट मेड विद द इन्वेस्टर, डायरेक्टली कोई बड़े इन्वेस्टर के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, और एनी अदर फंड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। जब आपने पैसा लिया या जब आपने स्कीम लॉन्च की, जो भी वो इवेंट हुआ जिससे आपने पैसे ले लिए हैं, पैसे लेते वक्त प्लेसमेंट मेमोरेंडम दिया होगा, कुछ तो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट दिया होगा ना, तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम दिया था, उसमें कुछ टीम के मेंबर के नाम थे, और अब आपको उसमें कुछ एडिशन करना है। पैसे ले चुके हैं अपन, नॉर्मल रूल क्या है, पैसे लेते वक्त सब बताना पड़ता है, पैसे लेने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये अलाउ किया है कि आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो। कंडीशन क्या है, शैल बी अपॉइंटेड टू द इन्वेस्टमेंट कमिटी ओनली, मतलब बहुत रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ये फुलफिल करोगे तो ही वो अलाउ करेंगे एक्सटर्नल मेंबर को कमिटी में ऐड करने के लिए, ओनली विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 75%, 75%, 3/4 मेजोरिटी आपको लगेगी ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द एआईएफ और द स्कीम। आए ख्याल में? सिंपल पॉइंट है कि मैंने एक स्कीम लॉन्च की, 100 करोड़ की स्कीम लॉन्च की, प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी दे दिया, सब ले लिया, पैसे भी ले लिए, अब मैं इन्वेस्टमेंट कमिटी में मेंबर ऐड करना चाहता हूं जो मैंने पहले बताया ही नहीं, तो अब मुझे वो 100 करोड़ का जो मैंने फंड लिया है उसमें से 75% बाय वैल्यू यानी 75 करोड़ रुपीस ऑफ होल्डर्स से मुझे कंसेंट लेना होगा। बिना उनके कंसेंट के मैं टीम में नया मेंबर ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा उनका है और उनको नहीं बताया गया है। कुछ समझ में आ रहा है? 100 करोड़ ले लिया, उनको नाम आपने कुछ और बताया, अब उसमें आपको नाम ऐड करना है, तो आप ऐसे इतने आसानी से नहीं कर सकते। 3/4 यानी कि 75% बाय वैल्यू जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पहले कंसेंट लो, उसके बाद आप मेंबर ऐड कर सकते हो कमिटी में फॉर इन्वेस्टमेंट कमिटी, ठीक है, सिंपल है। चलिए, और फिर वही एनी अदर कंडीशन जो बाद में बोर्ड बताएगा। यानी 3 कंडीशन है बेसिकली। पहले बोलते हैं कि भाई मैनेजर जिम्मेदार रहेगा, फिर बोलते हैं मैनेजर ने अगर कमिटी बनाई है तो उसको कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहला है कि सारे मेंबर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे जैसे मैनेजर है, फिर मैनेजर और मेंबर्स का ये जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि सारे लॉ कॉम्प्लाई हो जो भी इससे एप्लीकेबल होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और फिर कि अगर एक्सटर्नल मेंबर आपको ऐड करना है जो आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था, वो तो आप तभी कर पाओगे जब आप 75% बाय वैल्यू इन्वेस्टर्स का कंसेंट लोगे। सिंपल छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये 2 अमेंडमेंट्स हैं एआईएफ रेगुलेशंस में, ठीक है।